सीन खुलता है डेविल्स पैलेस पर, जिसका दूसरा नाम मर्म डेमोनिक अलायंस है, जहां एक बहुत बड़ी भीड़ जमा है, एक नए नए आए हुए शख्स के लिए जो हैरान है। एक दाढ़ी वाला आदमी समझाता है कि वो किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, चाहे वो किसी भी फैक्शन या सेक्ट से हो, और उन्हें डेमोनिक मार्शल आर्ट सिखाएंगे, बस उनमें टैलेंट होना चाहिए। वो सोचता है कि कौन सा बेवकूफ ऐसा मौका छोड़ेगा। उसका साथी अफसोस करता है कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है, वरना वो खुद अप्लाई करता। दाढ़ी वाले आदमी का ध्यान भीड़ में एक अजीब नजारे पर जाता है और वो सोचता है कि क्या कोई मर गया है, लेकिन उसका साथी उसके इस नतीजे पर मजाक उड़ाता है और उसे याद दिलाता है कि डेविल्स पैलेस का 10 का कंपटीशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। दाढ़ी वाला आदमी फिर से पूछता है कि वो जवान आदमी कौन है जो एक अंडरटेकर जैसा लगता है। सबकी आंखें उस जवान आदमी पर टिक जाती हैं जो भीड़ के बीच से चल रहा है। ये जवान आदमी, जिसका नाम बो अनसॉल है, अपने दादा के बारे में सोच रहा है और ये सोचता है कि ये तो बस शुरुआत है। अनसॉल को याद आता है कि उसके दादा ने उसका ये नाम तब रखा था जब उन्होंने उसको बर्फ के खेत में अकेला छोड़ हुआ पाया था। अनसॉल उस वक्त को याद करता रहता है, याद करते हुए कि कैसे उसने अपने दादा से मुर्दों को दफनाने का पेशा सीखा, जो खुद भी एक अंडरटेकर थे। उसे याद आता है कि उसने अपने दादा को बताया था कि वो बॉडी एक ऐसी स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल के एक्सपर्ट की थी जो बहुत तेज थी। उसने समझाया कि उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसने उसके बाएं पैर के मसल्स, खासकर उसके काफ का अगला हिस्सा, बहुत ही फिट देखा था, जो इस तरह की स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल के प्रैक्टिशनर्स का एक खास फीचर होता है। दादा मुस्कुराते हैं, अपने पोते की तीखी नजरों से प्रभावित होते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो स्वर्ग से आया हुआ एक गिफ्टेड अंडरटेकर है। अनसॉल को याद है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी और लोग उसके पेशे की वजह से उससे कितनी नफरत करते थे, लेकिन वो अपने दादा के साथ रहकर खुश था, जो उसके लिए एक सहारा थे सारी मुश्किलों में, जब तक कि वो मनहूस दिन नहीं आ गया। एक रात दादा ने बाहर किसी को नोटिस किया और आह भरकर कहा कि अच्छे लोग तुम्हें कभी ढूंढते नहीं और जो करते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते। जब अनसॉल सो रहा था, उसके दादा ने उसे जगाया और एक गेम खेलने का सुझाव दिया कि कौन सबसे अच्छी तरह से मरने का नाटक कर सकता है। फिर उन्होंने उससे वही कपड़े और तलवार खरीदने का वादा किया जो वो हमेशा से चाहता था, अगर वो इस बार अच्छे से खेलेगा, और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके दादा ने उससे सूरज निकलने तक टिके रहने को कहा, जिस पर वो हैरान हो गया। उसके बाद दादा अपनी तलवार उठाकर घर से निकल गए। बाहर एक रहस्यमयी आदमी अनसॉल के दादा का इंतजार कर रहा था और उस आदमी ने दादा से कहा कि वो एक चूहे की तरह अच्छे से छुपे हुए थे। फिर उसने दादा की असली पहचान बताई, उन्हें बोतरोनी द 7 ब्रांच्ड डेमोनिक ब्लेड नाम से बुलाया। दादा ने माना कि उन्होंने वो नाम बहुत समय से नहीं सुना था। उस रहस्यमयी आदमी ने उन्हें डेविल्स पैलेस का डेप्यूटी मास्टर का पद छोड़कर मुर्दों को दफनाने जैसी छोटी नौकरी में दुखी जिंदगी जीने के लिए ताना मारा। दादा ने उस रहस्यमयी आदमी की गलतफहमी को ठीक किया, समझाते हुए कि उन्होंने ये पेशा दुखी जिंदगी जीने के लिए नहीं अपनाया, बल्कि अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी उससे पेश की और उसे कहीं और मारने को कहा ताकि मासूम लोग जख्मी ना हों। और वो रहस्यमयी आदमी हंसने लगा, मजाक उड़ाते हुए। वो रहस्यमयी आदमी दादा की एक और जगह जाने की रिक्वेस्ट पर सहमत हो गया और उन्हें भागने की कोशिश ना करने की चेतावनी दी। इस बीच अनसोल पास ही छुपा हुआ है और वो सुकून से आह भरता है, ये सोचते हुए कि खतरा टल गया है। लेकिन जल्द ही वो कांपने लगता है और सोचता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उस ऑफिसर यूनिफॉर्म और तलवार की सख्त जरूरत है जो उसके दादा ने उसे वादा किया था। ठंड अब असहनीय हो गई है। अनसोल अपने छुपे हुए जगह से बाहर आता है और सोचता है कि उसके दादा कहाँ हैं, जो उनके गेम खत्म होने के बाद उसका इंतजार करते थे, और वो अनुमान लगाता है कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ने उन्हें फिर से बुलाया है। वो उन मर्दों पर गुस्सा होता है जो अंडरटेकर्स को इंसान नहीं मानते। अनसोल आगे बढ़ता है और एक भयानक नजारा उसके सामने आता है और वो तेजी से दौड़कर अपने दादा को जमीन पर लेटा हुआ पाता है, जिनके आंखों से खून बह रहा है।
अनसोल चिल्लाता है, अपने दादा को आवाज देता है और उनके पास दौड़ता है, शौक में पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो सिर्फ उससे माफी मांगते हैं। दादा उसे कहते हैं कि उनका समय आ गया है और उसे मुर्दों को दफनाने का पेशा ना जारी रखने के लिए कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही खून खांसते हैं। अनसोल्ड उन्हें बात बंद करने के लिए मिन्नत करता है, लेकिन वो उसे ध्यान से सुनने पर जोर देते हैं और उसे कभी बदला ना लेने के लिए कहते हैं। रोता हुआ अनसोल उनके रिक्वेस्ट को इनकार कर देता है, कहते हुए कि वो उन्हें ऐसा करने वालों को माफ नहीं कर सकता। वो उन्हें कहता है कि वो मरकर उनके साथ जाना पसंद करेगा और उनको उनके हमेशा के शब्दों को याद दिलाता है कि नरक और इस दुनिया में कोई फर्क नहीं है और वो उनके बिना यहाँ रहने से बेहतर नरक में उनके साथ रहना पसंद करेगा। आखिरी रिक्वेस्ट के रूप में दादा उससे दूर चले जाने की मिन्नत करते हैं और कहते हैं कि वो इस वक्त से बहुत खुश थे जो उन्होंने साथ बिताया। फिर वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अनसोल के चेहरे पर आंसू भरे हैं, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद अनसोल अपने दादा के शव के सामने खड़ा है, जिसे उसने दफनाने के लिए तैयार किया है। वो उनके चेहरे को छूता है और महसूस करता है कि उन्होंने बदला ना लेने की रिक्वेस्ट उसे बचाने के लिए की थी, लेकिन वो इस बार उनकी बात नहीं मानने का फैसला करता है। वो ध्यान से उनके जख्मों को जांचने लगता है और नोटिस करता है कि उनके हाथ एक ही समय में काट दिए गए थे। टॉप से बॉटम तक का एक दुर्लभ मूव में वो पता लगाता है कि हमला करने वाले ने बीच में मूव बदलकर उसकी आंखों में भी छुपा दिया। अनसोल अनुमान लगाता है कि ये अजीब स्वर्ड स्टाइल जरूर डेमोनिक सेक्ट से होगी और इसको टियानो योगा टेक्निक के रूप में पहचानता है। फिर वो उसकी पीठ को जांचने के लिए जाता है और उसे 93 गुप्त हथियारों के इस्तेमाल के निशान मिलते हैं, जो उसे इस नतीजे पर पहुंचा देता है कि हमला करने वाले को किसी की मदद नहीं मिली थी, बल्कि उसने एक ऐसा टूल इस्तेमाल किया जो एक बार में सैकड़ों गुप्त हथियार छोड़ सकता था। आखिर में वो उसकी जबान और नाखूनों के नीचे एक अजीब रंग बदलने को नोटिस करता है। अनसोल अनुमान लगाता है कि ये रंग तब होता है जब एक घातक पॉइजन से जहर दिया जाता है, जिससे मांस और खून सड़ जाता है। जो कुछ भी उसने देखा उसके आधार पर वो किलर की विशेषताएं तय करता है। वो एक व्यक्ति है जो डेमोनिक सेक्ट से ताल्लुक रखता है, टियानो योगा टेक्निक सीख चुका है, उसके पास एक हाई क्वालिटी गुप्त हथियार है और वो घातक हथियार इस्तेमाल करता है जिससे मांस सड़ जाता है और खून बिगड़ जाता है। और अनसोल को लगता है कि इन विशेषताओं वाले ज्यादा लोग नहीं हो सकते। वो अपने दादा के शव को निश्चय के साथ देखता है और कसम खाता है कि वो किलर को ढूंढ निकलेगा, चाहे कुछ भी हो। प्रेजेंट में वापस अनसोल डेविल्स पैलेस में रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचता है और अपना नाम बो अनसोल फ्रॉम द गन्यांग क्लैन लिखता है। एम्प्लॉयज उस पर हंसते हैं, ये सोचकर कि गन्यांग किस तरह का देहाती क्लैन है, और वो अनुमान लगाते हैं कि वो शायद बॉडीली ऑटोनॉमी छोड़ने के कंसेंट फॉर्म्स देखकर डर गया होगा, जबकि उनमें से एक दुश्मनी से उससे उसकी फिंगरप्रिंट लगाने या जाने के लिए कहता है। अनसोल अपनी अंगूठी को काटकर खून निकालता है, जो एम्प्लॉयज को हैरान कर देता है। अनसोल सोचता है कि जिस पल उसके दादा की मौत हुई उसकी जिंदगी टूट गई और उसके पास बदले के रास्ते के अलावा कुछ नहीं बचा है। फिर वो अपना खूनी अंगूठा रजिस्ट्रेशन पेपर पर दबा देता है। वो सोचता है कि ये कंपटीशन उसके बदले का पहला कदम होगा। ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के बीच मरमर वर्ल्ड पर नियंत्रण के लिए लंबी दुश्मनी की हिस्ट्री फिर से रिव्यू की जाती है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स जो न्याय की तलाश करते हैं, उनका नेतृत्व मरमर अलायंस करता है, जबकि अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स का केंद्र डेविल्स पैलेस के आसपास है, जो सिर्फ शक्ति की पूजा करता है। दो ताकतों ने लंबे समय तक एक संतुलन बनाए रखा, लेकिन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स को एक फायदा हासिल करना था, जिससे 18 मार्शल मास्टर्स, जिसे द ग्रेटेस्ट गुड मास्टर्स के रूप में जाना जाता है, का निर्माण हुआ। इस नए खतरे का मुकाबला करने के लिए डेविल्स पैलेस ने अपनी शक्ति को भी बढ़ाने का एक तरीका तैयार करने का फैसला किया और उनका प्लान 10 डीमन लॉर्ड्स को निर्माण करना था। ये ऑफर, जिसे 10 प्रतिभाशालियों का सिलेक्शन चाहिए था, उनके पिछले एफिलिएशंस की परवाह किए बिना और उन्हें 10 डेमोनिक सेक्ट्स के मार्शल आर्ट सिखाना, बहुत से जवान लोगों को आकर्षित किया जो डेविल्स पैलेस की तरफ चल पड़े। अनसोल भीड़ के बीच खड़ा है और उसे मौजूद लोगों की एक काफी संख्या से एक शक्तिशाली ऑरा महसूस होती है।
वो सोचता है कि शायद उनके बीच कोई है जो उसके दादा के किलर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किलर एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है, उसकी फैसला करने की क्षमता से परे उसको एहसास होता है कि ऐसे शख्स से बदला लेने के लिए उसे खुद एक मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना होगा। और चूंकि उसके पास अभी कोई एफिलिएशन या मार्शल आर्ट्स नहीं है, 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनना ही उसके लिए तेजी से मजबूत होने का एकमात्र रास्ता है। अचानक एप्लीकेंट्स किसी को हैरानी से देखते हैं जब एक शानदार आदमी जिसके घने सफेद बाल और लाल आंखें हैं दिखता है और एक ऊंची आवाज में घोषणा करता है कि उसका नाम हेड इंस्ट्रक्टर हुर यू नोंग है और अटेंडीज उसे द ब्लडी गोल्ड डैगर के रूप में पहचानते हैं। हेड इंस्ट्रक्टर ह्यूरिमोंग अपना भाषण जारी रखते हैं, समझाते हुए कि ये जगह सभी डेमोनिक सेक्ट्स में से सबसे बड़े प्रतिभाशालियों को खोजने के लिए है और सिर्फ वही जो उनके लिए तैयार किए गए सभी टेस्ट्स को पास करेंगे 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने के लिए उम्मीदवार बनेंगे। फिर वो पहले टेस्ट की घोषणा करते हैं जिसमें डेविल्स पैलेस के योद्धा पार्टिसिपेंट्स की फिजिकल फिटनेस का परीक्षण करेंगे। टेस्ट शुरू होता है और एग्जामिनर्स अपने हाथों से एप्लीकेंट्स के मसल्स और हड्डियों का परीक्षण करते हैं, जो कुछ पार्टिसिपेंट्स को परेशान करता है जो एक कंपटीशन या लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। अनसॉल नोटिस करता है कि जो लोग इस परीक्षण को पास करते हैं उन्हें अगले जगह भेजा जाता है। जब अनसॉल की बारी आती है, एक एग्जामिनर उसके पास आता है और उसकी बाह को छूने के बाद उसके चेहरे पर शौक और निराशा के निशान दिखते हैं और वो मन में सोचता है कि ये जवान आदमी खत्म हो गया। हालांकि वो हैरान है कि अनसॉल के शरीर वाला कोई भी हिस्सा ले रहा है, उसे एक असली निश्चित मारने की भावना महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो उसे पास नहीं होने देने का फैसला करता है। अनसॉल नतीजे से हैरान नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था वो मुर्दे की देखभाल करना था और वो मार्शल आर्ट्स के लिए फिजिकल फिटनेस पर आधारित टेस्ट को पास नहीं कर सकता था। हालांकि उसे विश्वास था कि ये अंत नहीं था। जब पहला टेस्ट खत्म हो जाता है, उनमें से एक जो फेल हो गया था चिल्लाता है प्रोटेस्ट करते हुए कि ये टेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सोचकर कि अगर फिजिकल फिटनेस ही सबसे जरूरी है तो कंपटीशन रखने का क्या फायदा है। हेड इंस्ट्रक्टर जवाब देते हैं, समझाते हुए कि मसल्स और हड्डियां मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है और उन्होंने इस कंपटीशन को अलग अलग क्षेत्रों से टैलेंट वाले लोगों को चुनने के लिए रखा था। फिर वो उसे डांटते हैं कि जब वो सबसे आम स्टैंडर्ड्स को भी पास नहीं कर सकता तो शिकायत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। इंस्ट्रक्टर उन्हें आश्वासन देते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और घोषणा करते हैं कि दूसरे टेस्ट में वो व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को चुनेंगे जो अपनी कमजोर फिजिकल फिटनेस के बावजूद मार्शल आर्ट्स अच्छे से सीख सकते हैं। वो दूसरे टेस्ट की घोषणा तुरंत करते हैं और हेड इंस्ट्रक्टर उन सभी को जो पहले टेस्ट में फेल हो गए थे एक दूसरे से लड़ने का आदेश देते हैं जब तक कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा ना बचे। सभी हैरान होते हैं ये सोचकर कि ये टेस्ट कैसे हो सकता है और उन्हें एक दूसरे को मारने का आदेश दिया जाता है जबकि वो सभी एक ही तरफ है। लेकिन एक कंटेस्टेंट मुस्कुराता है ये सोचकर कि अगर किसी को मारना है तो ये सिचुएशन उसके लिए अच्छी है। वो अपनी नजर अनसॉल और एक लाल बालों वाले जवान आदमी की तरफ मोड़ता है और अपनी विशाल तलवार उठाता है, निश्चय के साथ कि वो उससे शुरू करेगा और उस पर हमला करता है, चिल्लाते हुए कि वो मर जाएगा। एक पल में खून फैल जाता है। हमला करने वाला, जिसका नाम वीवन चंग है, ने अपने निशाने पर वार करने में सफल हो गया है। उसने कुशलता से लाल बालों वाले जवान आदमी को मार दिया जो बाकी पार्टिसिपेंट्स को शौक और डर से भर देता है। अनसॉल सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है, ये नोटिस करते हुए कि किलर ने मुश्किल से रिब्स से बचा और दिल पर सीधा वार किया और नतीजा निकालता है कि हालांकि उसकी फिजिक कमजोर है, उसके रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी तेज हैं। वी वोंग खड़ा होता है, अपने काम पर शेखी मारता है और किसी और को चैलेंज करता है जो उसी तरह की किस्मत से मिलना चाहता है कि वो आगे आए और उसका सामना करे। एक दूरी से एक ऑफिशियल कमेंट करता है कि डब्ली चंग निश्चय के साथ काम कर रहा है लेकिन उसमें कॉमन सेंस की कमी है और हेड इंस्ट्रक्टर सहमत होते हैं, कहते हुए कि ये जगह बेकार बेवकूफों से भरी है। एक एग्जामिनर सिचुएशन को देखता है ये सोचकर कि इस तरह की लड़ाई में शक्ति दिखाना एक निशाना बनाता है, लेकिन उसे विश्वास है कि जो कुछ भी हुआ है वो दूसरों को हिलने के लिए प्रेरित करेगा। सही में कंटेस्टेंट्स के बीच डर और उथल-पुथल बढ़ जाती है और वो घबराहट में चिल्लाते हुए एक दूसरे पर रैंडमली हमला करने लगते हैं। हेड इंस्ट्रक्टर नोट करते हैं कि ये जवान मौत के आदी नहीं है।
ट्रेनीज के बीच की लड़ाई तेज हो जाती है क्योंकि उनमें से हर एक दूसरे को निर्दयी रूप से मारता है। हेड इंस्ट्रक्टर आगे कहते हैं कि जब उन्हें उनके संभावित अंत का सामना करना पड़ता है तो उनकी सेंसेस आसानी से पैरालाइज हो जाती हैं। लेकिन वो और उसका असिस्टेंट जल्द ही देखते हैं कि ये हर किसी के साथ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सभी अटेंडीज बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अनसोल और एक दूसरे फाइटर ने इस मसारे के बीच अपनी शांति और होश को बनाए रखा है। अनसोल अपने आसपास जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ये बेवकूफ हैं, क्योंकि उन्होंने मौत के डर को उन्हें कंट्रोल करने दिया है। अनसोल रैशनली सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसे एहसास होता है कि हेड इंस्ट्रक्टर का आदेश एक व्यक्ति के बचे रहने तक बचना था, जिसका मतलब है कि गोल बचना है, मारना नहीं। उसे विश्वास है कि अगर वो रैशनली सोचे और शांति से काम करे तो वो अपनी सर्वाइवल को सुनिश्चित कर सकता है, और वो कसम खाता है कि वो जिंदा रहेगा चाहे कुछ भी हो। अचानक एक फाइटर उसके पास आता है, ये सोचकर कि वो पैथेटिक लगता है और वो अब तक छुपकर बैठा होगा। अनसोल अपने आसपास के बॉडीज पर पतली इंटरकेट तलवारों के निशान नोटिस करता है और नतीजा निकालता है कि वो एक पतली तलवार का काम है। फाइटर फैसला करता है कि वो उसे खुद मारेगा। वो एक अजीब हथियार का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन अनसोल उसे बड़े आराम से डॉज करता है और उस बॉक्स को हिट करता है जो वो लेकर जा रहा था। हमला करने वाला उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि उसकी पीठ पर रखे बॉक्स का क्या फायदा है और क्या वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। अनसोल्ड उसे इग्नोर करता है और जमीन से कुछ कपड़े उठाता है और एक पल के लिए अपने दादा और वो क्रिसमस कार्ड याद करता है जो उन्होंने उसे दिया था, और उसकी लाल आंखें गुस्से और निश्चय से चमक उठती हैं। हमला करने वाला उसे अजीब टूल्स पकड़े हुए देखता है और उससे मजाक से पूछता है कि वो ऐसी कमजोर तलवार से क्या कर सकता है। उसके हमले को पूरा करने से पहले दूसरा शांत फाइटर उस पर झपटता है और उसे एक ही तलवार के वार से मार देता है। ये फाइटर अनसोल्ड को कहता है कि उसे उसका शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, और उसके जैसा एक पैथेटिक व्यक्ति आसपास होना अपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और चीजों को उसके लिए आसान बनाता है। फिर वो आगे कहता है कि हालांकि उसके पास तीखी अंतर्दृष्टि है, ऐसा लगता है कि उसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे हैं और वो उसके जैसे व्यक्ति को किसी भी समय मार सकता है। दूर से हेड इंस्ट्रक्टर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और उनका ध्यान उस जवान आदमी की तलवार पर जाता है और वो उसे द स्वॉर्ड ऑफ एनिहिलेशन के रूप में पहचानते हैं। द लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सोल, जिसे सबसे मजबूत वॉन्डरिंग स्वॉर्ड्समैन के रूप में जाना जाता था। उनका असिस्टेंट समझाता है कि इस जवान आदमी का नाम न्योंग वोंग गैंग है और कहा जाता है कि उसने एक अकेली घाटी में ब्लैक सोल का गुप्त मैनुअल और तलवार पाया। वो आगे कहते हैं कि क्योंकि उसने सिर्फ मैनुअल से ट्रेनिंग की, उसकी टेक्निक्स में रिफाइनमेंट की कमी है और उसके मूवमेंट्स बहुत सी ओपनिंग्स छोड़ते हैं। इंस्ट्रक्टर्स के बीच बातचीत जारी रहती है और असिस्टेंट मेंशन करता है कि वर्तमान में न्योंग वोंग गैंग ही ब्लैक सोल का एकमात्र शिष्य है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी के बावजूद वो 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है और शायद इस टेस्ट का विजेता भी हो सकता है। हेड इंस्ट्रक्टर सहमत होते हैं, आगे कहते हैं कि हालांकि वैंग गैंग अभी भी एक नॉविस है जो द स्वॉर्ड ऑफ एनिहिलेशन को ले जाने के लायक नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि वहां उससे मजबूत कोई है जब तक कि कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। एक लंबे समय बाद इस भयानक लड़ाई के अंत में अरीना में लाशों से भरे हुए सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, न्योंग वोंग गैंग और अनसोल। वोंग गैंग ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा है और अपनी हैरानी व्यक्त करता है कि अनसोल ही वो है जो अंत तक बचा रहा। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसे चैलेंज करता है, कहते हुए कि अगर वो उसे मार देता है तो वो भी 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने का उम्मीदवार बन जाएगा और उसे हमला करने के लिए आमंत्रित करता है। अनसोल उसे शांति से देखता है और सोचता है कि हालांकि उसे एहसास है कि वोंग गैंग यहाँ सबसे मजबूत है, उसने पहले ही उसकी कमजोरी ढूंढ ली है और उसे विश्वास है कि वो उसे बिना शक जीत सकता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल को उन कॉर्पसेस से स्टडी करने के बाद जो उसने छोड़ दिए थे, वोंग गैंग अपनी जगह से कूदता है और मजाक से उसकी स्किल्स को थोड़ा टेस्ट करने की पेशकश करता है, फिर उस पर एक हिस्सा हमला करता है। अनसोल उसके लगातार वारों को कुशलता से डॉज करता है, इसलिए उसे सिर्फ सतह के जख्म होते हैं। वोंग गैंग उसका मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि वो सिर्फ क्लमजी डॉजिंग में अच्छा है और ये प्रभावशाली है कि वो अब तक टिक रहा है। हेड इंस्ट्रक्टर और उनका असिस्टेंट लड़ाई देखते हैं और वो नोटिस करते हैं कि हालांकि अनसोल हेल्पलेस रूप से पीटा हुआ लगता है, वो असल में हर वार के आखिरी पल में अपने शरीर को मूव कर रहा है ताकि एक घातक चोट ना लगे।
हेड इंस्ट्रक्टर हैरानी में एहसास करते हैं कि अनसोल ने कॉर्पसेस को जांचकर वोंग गैंग के हमले के पैटर्न्स को याद कर लिया है और वो उसकी अद्भुत ऑब्जर्वेशन के लेवल की तारीफ करते हैं। अनसोल शांति से वोंग गैंग को एड्रेस करता है अपने खून के बावजूद और उसे कहता है कि उसकी स्वॉट टेक्निक्स पैथेटिक हैं और इतने सारे हमलों के बाद उसने सिर्फ उसका मांस काटा है, और उसके शब्द उसे शॉक देते हैं। इंस्ट्रक्टर्स उसकी ऑडेसिटी से हैरान होते हैं कि वो उसे भड़काता है, ये एहसास करते हुए कि उसकी अच्छी डॉजिंग के बावजूद एक काउंटर अटैक शुरू करना बिल्कुल अलग मामला है, खासकर उसके पतले शरीर के साथ जो एक प्रभावशाली वार देना मुश्किल बना देगा। वोंग गैंग उसके शब्दों से गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे थोड़ा और जिंदा रहने देने की सोच रहा था, लेकिन उसके घमंड ने उससे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि वो उसकी जल्द ही मरने की इच्छा पूरी कर देगा। वो चिल्लाता है कि वो उसकी इच्छा पूरी करेगा और एक फिनिशिंग ब्लो देने की तैयारी करता है। अनसुल आते हुए हमले को देखता है और एहसास करता है कि उसकी चांस सिर्फ एक ही बार आएगी। उसे वो याद आता है जो उसने कॉर्पसेस को जांचते हुए डिस्कवर किया था कि उसके फिनिशिंग ब्लो हमेशा ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स को निशाना बनाते हैं, खासकर दिल और सर को। उसने अनुमान लगाया था कि जब वो मारने के इरादे से लड़ता है तो उसकी तलवार अनिवार्य रूप से ओपोनेंट के शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ जाती है। इसके अनुसार जब वोंग गैंग उसकी तरफ दौड़ता है, सर को निशाना बनाते हुए, अनसुल तेजी से झुककर वार को डॉज करता है और अपनी काउंटर अटैक को उसकी गर्दन की तरफ डायरेक्ट करता है, उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो उसने डिस्कवर की थी। लड़ाई के बीच में अनसुल तानु वाइटल पॉइंट के अपने ज्ञान को याद करता है, एक कमजोर पॉइंट जिसे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के लिए भी मजबूत करना मुश्किल है, और उसे याद आता है कि अगर एक बच्चा उस पर अपनी पूरी ताकत से वार करता है तो एक अडल्ट तुरंत बेहोश हो सकता है। अनसुल इस ज्ञान का इस्तेमाल करता है और अपना फैसला कुन वार देता है और अपनी छोटी तलवार को वोंग गैंग्स की गर्दन की तरफ डायरेक्ट करता है। वोंग गैंग उससे खून टपकता हुआ खड़ा है, फिर जमीन पर गिर जाता है और इस तरह अनसुल ड्यूएल का विजेता है। थरका हुआ और खून से सना हुआ अनसुल ये सोचता है कि क्या ये खत्म हो गया। इंस्ट्रक्टर्स शॉक में सीन देखते हैं और असिस्टेंट कमेंट करता है कि जो कुछ भी हुआ वो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल था, जबकि हेड इंस्ट्रक्टर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्हें ब्लैक सोल स्वॉर्ड आर्ट से बड़ी उम्मीदें थीं। वो फिर एक ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं कि बो अनसुल ने दूसरा टेस्ट पास कर लिया है। जैसे ही वो खबर सुनता है, अनसुल अपनी एक यादों में खो जाता है और बेहोश हो जाता है और एक सपने में चला जाता है जिसमें वो अपने दादा को बुलाते हुए देखता है। वो खुशी से उनकी तरफ दौड़ता है और उन्हें पूछता है कि वो कहाँ हैं, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचता है, दादा उसे कहते हैं कि वो उसे देख नहीं सकते। सपना अचानक एक नाइटमेयर में बदल जाता है जहां वो अपने दादा का विकृत चेहरा देखता है। इस बात की पुष्टि करता है कि वो उनका रूप बिल्कुल भी नहीं देख सकता और वो डर कर जाग जाता है। अनसुल खुद को एक अजीब जगह पर पाता है, जवान फाइटर से घिरा हुआ, अलग अलग उम्र के। अनसुल शिफ्ट करता है और उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया था। वो नोटिस करता है कि उसकी गंभीर चोटों का इलाज किया गया है और उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए वो अनुमान लगाता है कि डेविल्स पैलेस के स्टेटस के अनुसार एक फेमस डॉक्टर ने उसका इलाज किया है। वो बाकी बचे हुए लोगों को देखने के लिए आसपास देखता है और नोटिस करता है कि उनकी मजबूत फिजिक्स है और वो कुछ चेहरों को पहचानता है। इसलिए वो नतीजा निकालता है कि वो वही हैं जिन्होंने पहला टेस्ट पास किया था। वो उनकी घिन भरे नजारों को महसूस करता है, लेकिन वो देखता है कि ये तो एक्सपेक्टेड है। शिप का दरवाजा खुलता है और सभी को उतरने को कहा जाता है और एक ऑफिशियल घोषणा करता है कि वो अगले टेस्ट एरिया जो कि हेल आइलैंड है पर पहुंच गए हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल का पीछा करते हुए उस अशुभताकारी लगने वाले आइलैंड पर जाते हैं और वहां वो एक गुफाओं के समूह की तरफ इशारा करता है और उन्हें बताता है कि वो उनमें सोएंगे। वो उन्हें आदेश देता है कि वो अपने पिछले कपड़े और हथियार एक तरफ रख दें और उनके लिए तैयार किए गए नए कपड़े और तलवारों को पहने, और आगे कहता है कि वो अपनी पसंद की गुफा चुनने के लिए आजाद हैं। सर्वाइवर्स में से एक कहता है कि उसने एक गुफा ढूंढ ली और उसे अपनी उम्मीदों के विपरीत सही और आरामदायक पाया। इस बीच एक गुफा के अधिकार को लेकर दो कैंडिडेट्स के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन दूसरे लोग विवाद को खत्म करने के लिए बीच में आते हैं। अनसोल उन्हें देखता है और सोचता है कि इन लोगों को दूसरे टेस्ट में क्या हुआ इसका कोई आइडिया नहीं है और वो सभी कॉम्प्लेसेंट और रिलैक्स्ड हैं। वो ये भी नोटिस करता है कि उनमें से बहुत से लोग महंगे कपड़े पहने हुए थे और वो सोचता है कि क्या वो सभी प्रेस्टीजियस क्लैन से हैं। अनसोल जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करता है और नतीजा निकालता है कि दूसरा टेस्ट ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का एक तरीका था जिन्हें आसानी से मारा जा सकता था।
इस बीच वो ऑफिसर जो गुफाओं के वितरण का प्रशासन कर रहा था उसके पास आता है और उसकी धीमी गति के लिए उसे दोष देता है और उसे जल्दी करने और चुनने के लिए उत्साह देता है। ऑफिसर मन में सोचता है कि हालांकि अनसोल की तीखी नजर ने उसका ध्यान खींचा था, उसने उसके बचने की उम्मीद नहीं की थी और अब वो उसके अगले फैसले को देखने के लिए उत्सुक है। अनसोल एक अंधेरी और अनाराध्य गुफा की तरफ इशारा करता है, ये घोषणा करते हुए कि उसने उसे चुना है। ऑफिसर उसका मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि उसने एक ऐसी जगह चुनी है जो उसके घटिया कपड़ों के अनुरूप है और वो घिन से भरा है। लेकिन ऑफिसर उसके चुनाव से प्रभावित होता है और सोचता है कि वो एक सच्चा प्रतिभाशाली है, क्योंकि वो जानता है कि हालांकि गुफा का एंट्रेंस छोटा और गंदा लगता है, अंदर का हिस्सा ट्रेनिंग के लिए काफी बड़ा है और उसका छोटा एंट्रेंस घुसने वालों से बचने में आसान बना देता है। ऑफिसर देखता है कि ज्यादातर लोग इस गुफा से इसके एंट्रेंस की वजह से बचकर रहते हैं, लेकिन अनसोल ने सिचुएशन का सही तरह से आकलन किया और फिर उससे अगले चरण के लिए तैयार होने को कहता है। जब सभी ने नया यूनिफॉर्म पहन लिया है, ऑफिसर अगले टास्क को समझाना शुरू करता है। वो समझाता है कि हेल आइलैंड पर मार्शल आर्ट सिखाने के लिए 10 सुविधाएं हैं और हर बिल्डिंग में वो 10 डिमोनिक सेक्ट्स में से एक के मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। वो आगे कहता है कि एक उन सभी को सीखने या सिर्फ एक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आजाद हैं और उनके पास अपने शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करने की पूरी आजादी है, चाहे वो सोना, खेलना, मार्शल आर्ट सीखना या खुद से ट्रेनिंग करना हो। ये अनसोल को हैरान करता है क्योंकि उसे दूसरे टेस्ट की निर्दयता याद है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्हें शांति से ट्रेन करने दिया जाएगा। जल्द ही सर्वाइवर्स ये सोचने लगते हैं कि उन्हें सबसे पहले कौन सा मार्शल आर्ट सीखना चाहिए और उनमें से ज्यादातर फायर रेंज स्वॉर्ड सेक्ट पर सहमत होते हैं, जिसे उन्होंने सबसे मजबूत सुना है। सभी वहां दौड़ते हैं। अनसोल उन्हें देखता है, ये सोचकर कि उसने भी सुना है कि वो डिमोनिक सेक्ट्स में से सबसे मजबूत हैं और इनके मार्शल आर्ट सीखना निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। लेकिन वो फैसला करता है कि ये उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसने पहले कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, इसलिए उसे सबसे मजबूत आर्ट से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अनसोल सोचता है कि उसे असल में अब क्या चाहिए और एक अलग रास्ता चुनता है। अनसोल एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज में से एक की दिशा में जाता है। अनसोल एक पुरानी और खंडर बिल्डिंग पर पहुंचता है और उसे द वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के रूप में पहचानता है। उसे याद आता है कि इस पवेलियन की रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है कि उसे मुश्किल से 10 डिमोनिक सेक्ट्स में गिना जाता है और उसके बचने का एकमात्र कारण उसके उस समय के सबसे मजबूत मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की एक काफी संख्या को ग्रेजुएट करने का इतिहास है। उसे ये भी याद आता है कि उसके दादा ने उसके बारे में बताया था। अनसोल यहां ट्रेन करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो नोटिस करता है कि उसके सामने जमीन हिल रही है। अचानक एक आदमी का सर जमीन से उभर कर निकलता है। आदमी अपना परिचय सावू द मास्टर ऑफ द सीक्रेट विंग ऑफ द वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के रूप में देता है और उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ 10 डिमॉन लॉर्ड्स में से एक बनने की उम्मीद में आया है। अनसोल उसके सामने खड़ा है और अदब से जवाब देता है, इस बात की पुष्टि करते हुए कि वो वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के मार्शल आर्ट सीखने आया है। सूवू उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर हंसता है और उसे जाने का आदेश देता है ताकि वो अपनी मौत को जल्दी ना बुलाए, ये घोषणा करते हुए कि उसका कोई इरादा नहीं है मार्शल आर्ट सिखाने का, खासकर किसी ऐसे को जो उसके जैसा कमजोर लगता है। अनसोल मास्टर सावू को विश्वास के साथ जवाब देता है, समझाते हुए कि उसने सुना है कि अगर वो वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के मार्शल आर्ट सीख लेगा तो उसे कुछ भी बचने की क्षमता मिल जाएगी। सावू उसके शब्दों पर हंसता है, अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए कि उसे उन मार्शल आर्ट्स के बारे में पता है जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं। फिर वो उसे चेतावनी देता है कि सबसे बड़े प्रतिभाशालियों को भी उनके मार्शल आर्ट सीखना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो शरीर को मॉडिफाई करने से शुरू करते हैं और उसकी वर्तमान फिजिकल कंडीशन के साथ वो एक दिन में मर जाएगा। फिर वो उसे जाने का आदेश देता है क्योंकि उसने समझ लिया है। जाने की बजाय अनसोल पूरा झुक जाता है और अपना माथा जमीन पर रख देता है। सू हैरानी में उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है और अनसोल जवाब देता है कि क्योंकि उसने उसे सिखाने के लिए सहमत हो गया है, वो अपने नए मास्टर को सिर्फ अपना आदर पेश कर सकता है। सू उसे एक जिद्दी बेवकूफ कहता है, लेकिन वो आखिर में मान जाता है और उसे सिखाने के लिए सहमत हो जाता है।
सावू जमीन से बाहर आता है और उसे गलतफहमी में ना रहने का आश्वासन देता है, क्योंकि वो उसे सिर्फ इसलिए सिखा रहा है क्योंकि डेविल्स पैलेस ने उसे आदेश दिया है। फिर वो अपना परिचय फिर से द मास्टर ऑफ द वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन सावू के रूप में देता है और उसे अब से मास्टर सा बुलाने के लिए कहता है। अनसॉल अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देता है, कहते हुए कि वो सिर्फ ट्रेनी नंबर 1 है। सो वो ट्रेनिंग तुरंत शुरू करता है और अनसॉल अचानक खुद को पूरे अंधेरे में पाता है और उसे एहसास होता है कि वो कुछ भी नहीं देख सकता। सुवू उसे कहता है कि उसने उसकी साइट को वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन की गुप्त टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए टेम्पररी रूप से सील कर दिया है। वो समझाता है कि ये वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ एक बेसिक टेक्निक है जिसे सभी सेंसेस को तेज करने और उसके मलिक को बीस्ट लाइक रिफ्लेक्सेस देने के लिए जरूरी कदम है। वो आगे कहते हैं कि उनके मार्शल आर्ट्स दूसरों से अलग हैं क्योंकि वो उन्हें सीखने वाले व्यक्ति के अनुसार नाटकीय रूप से बदल जाते हैं और इस कारण बेसिक टेक्निक पर मास्टर करना बहुत मुश्किल है, जिससे लोगों की संख्या कम हो गई है जो इस पर मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे जब तक कि पवेलियन अपनी वर्तमान खंडहर स्थिति तक नहीं पहुंच गया। लेकिन वो उसे आश्वासन देता है कि अगर वो इस पर मास्टर कर सकता है तो उसे एक वॉन्डरिंग बीस्ट की सेंसेस मिल जाएगी। फिर एक मजाक भरी मुस्कान के साथ आगे कहता है कि ज्यादातर लोग इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। साऊ उससे कहता है कि उसे लगभग 1 घंटे के अंदर अंधेरे का आदी हो जाना चाहिए और वो तब उसके पास वापस लौटेगा। अनसॉल खुद को अंधेरे में अकेला पाता है और नोटिस करता है कि उसकी दूसरी सेंसेस जैसा उसने उम्मीद की थी तेज नहीं हुई हैं। उसे एहसास होता है कि 1 घंटा बहुत लंबा समय है और उसे जितनी जल्दी हो सके अडैप्ट करना होगा। वो सोचता है कि अनगिनत फाइटर्स 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने के लिए compete कर रहे हैं और अगर उस पर इस हालत में हमला किया जाता है तो वो पूरा हेल्पलेस हो जाएगा। उस पल एक हमला करने वाला ऊपर से चुपचाप उतरता है, लेकिन अनसॉल एक इंस्टिंक्टिव मूवमेंट के साथ उसे डॉज करता है और जमीन पर गिर जाता है। अनसॉल उस पल में एहसास करता है कि उसकी साइट चली जाने के साथ उसका बैलेंस अब सबसे जरूरी चीज है। रात के दौरान साऊ अनसॉल के पास वापस आता है और मजाक से सोचता है कि वो जवान आदमी अब पूरी तरह से खो गया होगा। मास्टर साऊ 1 घंटे बाद वापस आते हैं और अनसॉल के ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करते हैं और उसका तरीका अनूठा पाते हैं। वो सोचता है कि ज्यादातर ट्रेनीज अपनी साइट खोने के बाद अपनी दूसरी सेंसेस के काम करने के लिए धैर्य से इंतजार करते हैं, लेकिन इसके विपरीत अनसॉल एक फैंटम दुश्मन के खिलाफ ट्रेन करने के लिए एक हिस्सा रूप से चलता है। अनसॉल अंधेरे में पूरी तरह से आराम से चल रहा था और साऊ नतीजा निकालता है कि यही उसकी नई सिचुएशन में तेजी से अडैप्ट होने का कारण है। वो नोटिस करता है कि अनसॉल अंधेरे का आदी हो गया है और फिर उसे अपनी तलवार को डॉज करने की कोशिश करने के लिए चैलेंज करता है। बारिश में लगातार और तीव्र ट्रेनिंग के 3 दिन बाद अनसॉल अभी भी साऊ के साथ ट्रेन कर रहा था। साऊ एक तेज मूव से उसे हैरान कर देता है और अनसॉल के पेट में उसकी तलवार की हिल्ट से वार करता है जिसे वो डॉज नहीं कर पाया। साऊ सिचुएशन पर विचार करता है और सोचता है कि 3 दिन गुजर चुके हैं और अनसॉल के लिए उसके ट्रेनिंग स्टाइल पर सवाल उठाना शुरू करने का समय है, लेकिन वो बिना किसी सवाल के उसे एक्सेप्ट करता है। वो हमला करना बंद कर देता है और उससे पूछता है कि वो क्यूरियस क्यों नहीं है कि हमलों से कैसे बचे या ट्रेनिंग के पीछे का थ्योरी क्या है। अनसॉल जवाब देता है कि उसे याद है कि उसने कहा था कि वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन के आर्ट्स का सार खुद से एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि जो वो कर रहा था उसका कोई कारण था। सू उसके जवाब से हैरान होता है और मानता है कि वो सही है। फिर उत्साह से उसे ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कहता है। ट्रेनिंग के दौरान अनसॉल जागरूकता के एक नए चरण पर पहुंचता है और उसे आने वाली तलवार का रास्ता दिखाई देने लगता है, लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि वो अनसॉल हमले को डॉज नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे ब्लॉक करने का फैसला करता है। अनसॉल साऊ के हमले को ब्लॉक करने में सफल होता है, जो उसे हैरान कर देता है और वो सोचता है कि वो साइलेंट हमले को कैसे ब्लॉक कर पाया। सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद अनसॉल थक कर जमीन पर गिर जाता है और नोट करता है कि वो हमले को ठीक से ब्लॉक भी नहीं कर पाया। साऊ उसके पास आता है और उसे एक बांस के फ्लास्क से एक ड्रिंक पेश करता है और अनसॉल उसका शुक्रिया करता है। अनसॉल पीता है और हैरान होता है कि वो पानी नहीं है, क्योंकि उसे अपने शरीर में एक विशाल एनर्जी बहते हुए महसूस होती है, जैसे कि जो खून उसने खोया था वो उसमें वापस आ रहा हो।
साऊ उसे कहता है कि ये सुपीरियर स्प्रिंग स्पिरिचुअल वाटर है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी बचा रहा था, लेकिन उसे इस पर बर्बाद करने जैसा नहीं लगता। साऊ मन में बहुत उत्साह के साथ सोचता है कि उसे आखिर में वो प्रतिभाशाली मिल गया है जिसका वो अपनी पूरी जिंदगी से इंतजार कर रहा था। एक और समय अंशुल की ट्रेनिंग जारी रहती है क्योंकि साऊ उसे फिर से उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करने के लिए चैलेंज करता है। साऊ अंशुल पर मजबूत और लगातार तलवार के वार से हमला करता रहता है, लेकिन अंशुल मुश्किल से हमलों को डॉज कर रहा था। अचानक साऊ अंशुल के पीछे दिखाई देता है, अंशुल के डिफेंसिव परफॉर्मेंस से अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए, और अचानक साऊ हमला करना बंद कर देता है, जिससे अंशुल हाँफने लगता है और सोचता है कि उसने क्यों रोका। फिर साऊ जोर से हंसने लगता है, ये घोषणा करते हुए कि उसे आखिर में वो मिल गया है जिसकी उसे इतने समय से तलाश थी। उस पल अंशुल की आंखों पर लगी सील टूट जाती है और उसे उसकी साइट वापस मिल जाती है। सू अंशुल को उसके पूरे नाम से संबोधित करता है और उसे 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने के बारे में भूल जाने और उसके पवेलियन में एक ऑफिशियल शिष्य बनने के लिए आमंत्रित करता है। वो उसे वादा करता है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसे 10 सालों के अंदर डेमोनिक सेक्ट के 10 सबसे मजबूत मार्शल आर्ट्स मास्टर्स में से एक बना देगा। अंशुल ऑफर के बारे में सोचता है और एहसास करता है कि साऊ शायद अपने वादे के बारे में झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसे याद है कि उसके दादा का किलर बहुत कुशल है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो सिर्फ वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के मार्शल आर्ट सीखने से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसके अनुसार अंशुल अपना फैसला घोषणा करता है कि वो एक डीमन लॉर्ड बनेगा। सोवू उसके महत्वाकांक्षा पर मजाक उड़ाता है और उसे इसके बारे में भूल जाने के लिए कहता है अगर उसका लक्ष्य 10 डेमोनिक सेक्ट्स के आर्ट सीखना है, समझाते हुए कि ये सबसे बड़े हेवनली डीमन एम्परर जैसे प्रतिभाशाली के लिए भी असंभव है। वो उसे समझाता है कि हर मार्शल आर्ट एक विशेष शरीर के स्ट्रक्चर और एनर्जी के टाइप के अनुरूप होता है और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली हो, वो 2 या 3 से ज्यादा तरह के मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता और एक मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना सबसे मजबूत बनने का सबसे तेज रास्ता है। अंशुल अपनी जिद के लिए माफी मांगता है और साऊ सोचता है कि क्या अंशुल का माइंड चेंज करने का कोई तरीका है। एंड में साऊ मान जाता है और उसे एक अलग मार्शल आर्ट सिखाने के लिए अग्री हो जाता है। अंशुल ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है और बताता है कि उसने तो वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के बस बेसिक सीखे हैं। तभी सावू अनसोल को एक तेज और डिसाइसिव अटैक से सरप्राइज करता है, पर अनसोल उस अटैक को खुद से ही रोक लेता है। सावू उसे रिवील करता है कि उसके पवेलियन की मार्शल आर्ट्स सिर्फ स्टेप्स या थ्योरी से ही ट्रांसमिट नहीं होती और अनसोल ने एक्चुअली उसके पवेलियन का वाइल्ड बीस्ट पाथ हमेशा से प्रैक्टिस किया है। अनसोल को तब रियलाइज होता है कि सावू ने उस पर जितने भी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स किए थे वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थे, बल्कि वाइल्ड बीस्ट पाथ के असली फॉर्म्स थे। अनसोल अपने मास्टर को थैंक्स करता है, पर सावू उसका थैंक्स रिजेक्ट कर देता है, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो तो बस डेविल्स पैलेस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अनसोल अपनी ग्रैटिट्यूड पर इंसिस्ट करता है और उसे उस एलिक्सर की याद दिलाता है जो उसने दिया था और प्रॉमिस करता है कि वो उसकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेगा। सावू उसे भूल जाने को कहता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि जंग हू के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का यही नेचर है, जहां फेवर्स और ग्रजेस भूल जाना ही हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर थोड़ी देर की साइलेंस के बाद अनसोल वहां से चला जाता है। सावू दूर से अनसोल को जाते हुए देखता है और हैरानी में खुद से सोचता है कि इतना टैलेंटेड इंसान कहां से आया, और उसे लगता है कि हेल आइलैंड पर जल्द ही एक खूनी तूफान आने वाला है। अनसोल अपने उस सेंस करने की एबिलिटी के बारे में सोचता है जो उसे वॉन्डरिंग बीस्ट पार्ट सीखने से मिली थी और उसने उसके सेंसेस को एक्सट्रीमली शार्प बना दिया था, पर वो देखता है कि ये कांस्टेंट अवेयरनेस बहुत टायरिंग है, इवन जब वो कुछ नहीं कर रहा होता, और उसे लगता है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो वो प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि उसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करना और उन्हें जितना हो सके सप्रेस करना सीखना होगा। अनसोल फोकस करना शुरू करता है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जैसे वो पानी की एक बूंद को रोक रहा हो, और कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है, ये फील करते हुए कि अभी के लिए इतना कंट्रोल काफी है।
अनसॉल एक मैप निकालता है और उसे देखता है और सोचता है कि डेविल्स पैलेस ट्रेनीज को हेल आइलैंड पर इनडेफिनिट टाइम के लिए बस ट्रेन करने के लिए नहीं रखेगा। वो कंक्लूड करता है कि उनके पास जो टाइम अवेलेबल है वो अब खत्म होने वाला है, और अगर ऐसा है तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। अनसॉल 10 डेमोनिक सेक्ट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट की तरफ जाना डिसाइड करता है, जो है फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट, जिसे फायर रेन स्वॉर्ड एम्परर जू खुआवुन ने 700 साल पहले बनाया था, जो ग्रेटेस्ट हेवनली डीमन एम्परर का राइवल था। फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंचने पर अनसॉल को लगता है कि उनका मार्शल आर्ट्स हॉल एक मजेस्टिक पैलेस जैसा लगता है, उसके मॉडेस्ट वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के कंपैरिजन में। जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है, एक आदमी दरवाजा खोलता है और हैरानी में पूछता है कि इतने टाइम पर कौन विजिटर है। अनसॉल को रियलाइज होता है कि वो इस सेक्ट में एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर है, और वो रिस्पेक्टफुली बाव करता है, ये अनाउंस करते हुए कि वो उनकी मार्शल आर्ट्स सीखने आया है। इंस्ट्रक्टर उसे फॉलो करने को कहता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि उनकी स्वॉर्ड आर्ट्स सारी डेमोनिक आर्ट्स में सबसे एक्सटेंसिव हैं, पर वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हैं। वो ये भी ऐड करता है कि जो लोग आधा महीने पहले आए थे उन्होंने एलिमेंट्री टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और इंटरमीडिएट टेस्ट में मूव ऑन कर गए हैं, और फिर उससे पूछता है कि वो इतना लेट क्यों आया। अनसॉल बताता है कि वो पिछले आधे महीने सावू वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन में मार्शल आर्ट सीख रहा था। इंस्ट्रक्टर सरप्राइज्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा है, और अनसॉल उसे कंफर्म करता है। इंस्ट्रक्टर खुद से सोचता है कि वो जानता है कि ये लड़का जीनियस है, पर यह इम्पॉसिबल है कि उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ को सिर्फ आधे महीने में मास्टर कर लिया हो। वो कंक्लूड करता है कि मोस्ट लाइकली ये हुआ होगा कि सावू उसे अनॉय हो गया होगा और उसे जल्दी से डिसमिस कर दिया होगा, और वो सोचता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसका नाम जिन घाक है और वो बिगिनर के टेस्ट का इंचार्ज है, और वो उसे टीचर कहने को कहता है। जिंगाक अनसॉल से पूछता है कि क्या वो सच में फायर रेन स्वॉर्ड आर्ट सीखने का इरादा रखता है, ये सजेस्ट करते हुए कि उसके लिए किसी और टेस्ट में जाना बेहतर हो सकता है। अनसॉल उसकी कंसर्न के लिए उसे थैंक्स करता है, पर वो फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट की आर्ट सीखने पर इंसिस्ट करता है। जाक उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर उसे एक बड़ा स्क्रोल दिखाता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो इंट्रोडक्टरी फॉर्म और 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन का प्रैक्टिकल मेथड है, और वो उसे खुद से स्टडी और प्रैक्टिस करने को कहता है। अनसॉल कंफ्यूज लगता है और सोचता है कि वो इसे क्या करेगा। जिनगाक डिसअप्रूवल में मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि वो स्वॉर्ड मैनुअल रीड नहीं कर सकता, और अनसॉल एडमिट करता है कि वो नहीं कर सकता, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसने यहां आने से पहले कभी स्वॉर्ड शिपिंग सीखी नहीं। जिंगाक शॉक्ड होकर अपनी जगह पर रुक जाता है। फिर वो अनसॉल से दोबारा पूछता है, ये श्योर होने के लिए कि क्या ये सच है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी स्वॉर्ड शिपिंग नहीं सीखी। वो खुद से सोचता है कि उसके रिकॉर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि उसने अब तक सिर्फ फायर रेन यूज किया है, और सेकंड टेस्ट में भी वो कोई स्पेसिफिक स्वॉर्ड स्टाइल यूज नहीं कर रहा था। पर फिर भी उसे ये बिलीव करना मुश्किल लगता है कि वो सबसे बेसिक फंडामेंटल्स जो कि स्वॉर्ड स्टेप्स हैं वो भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसे अनसॉल की अमेजिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सेकंड टेस्ट के दौरान क्विक रिफ्लेक्सेस, साथ ही उसकी इनसाइट जो उसने अपनी केव चूज करते वक्त दिखाई थी, वो सब याद आता है। जिंगा को रियलाइज होता है कि अगर वो इस लेवल पर पहुंच गया है जबकि वो अभी भी एक ब्लैंक स्लेट है, तो अगर उसे प्रॉपरली सिखाया गया तो उसका पोटेंशियल इमेंस होगा। जिंगाक अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता है और सजेस्ट करता है कि इवन अगर वो स्वॉर्ड स्टेप्स नहीं देख सकता तो वो रीड तो कर सकता है, और वो उसे स्क्रोल पर जो लिखा है वो पढ़ने को कहता है। अनसॉल जोर से वर्ड्स पढ़ता है, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, अ स्मूथ फ्लो इन वन एंटिटी, और फिर वो बॉडी को रिलैक्स करने वाले पहले पार्ट को रिपीट करता है। जिंगाक उसे एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब है कि उसे स्वॉर्ड शिपिंग परफॉर्म करते वक्त रिलैक्स करना और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज करना चाहिए, जिसमें उसके टॉर्सो और वेस्ट को रिलैक्स करने पर स्पेशल फोकस हो। अनसॉल इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करने की कोशिश करता है और वो एक अजीब पोजीशन में बेंड हो जाता है, और जिंगाक सोचता है कि ये आयरॉनिक है कि उसे ऐसी बेसिक्स एक ऐसी जगह पर सिखानी पड़ रही हैं जो 10 डीमन लॉर्ड्स को चूज करने के लिए डेडिकेटेड है। वो उसे दोबारा प्रॉपर्ली खड़ा होने को कहता है और उसकी पोस्चर को करेक्ट करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि जब उसकी बॉडी टेंस होती है तो उसका टॉर्सो भी टेंस हो जाता है,
और उसे अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा और उसे रिलैक्स करना होगा ताकि सब कुछ स्मूथली एक मोशन में फ्लो हो। अनसोल इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है और उसकी स्टांस स्टेबल हो जाती है। जिंगाक उसकी अंडरस्टैंडिंग की स्पीड और उसकी पोस्चर को करेक्ट करने पर सरप्राइज्ड हो जाता है। जैसे ही उसने बोला, वो उसे एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ कहता है कि अब उसकी स्टांस सफिशिएंट है और वो उसे इमीडिएटली 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन सिखाएगा। जाक उसे मूवमेंट्स एक्सप्लेन करना शुरू करता है और अनसोल अमेजिंग एक्यूरेसी और स्पीड के साथ उन्हें इमिटेट करता है। जाक अपने सस्पिशंस को कंफर्म करता है और रियलाइज करता है कि ये लड़का सच में टैलेंटेड है। ट्रेनिंग के बाद वो उससे कहता है कि अब उसे अपने सामने एक एनिमी इमेजिन करना है और 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन यूज करना है। ये एक्सप्लेन करते हुए कि ये वो टेस्ट है जो उसे इंटरमीडिएट हॉल में मूव ऑन करने के लिए क्वालिफाई करेगा और इसका पर्पस उसकी बेसिक मूवमेंट्स में इनहेरेंट सॉर्ड इंटेंट देखना है। अनसोल को रियलाइज होता है कि जिस अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहा था वो उसकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी आ गई है और उसे खुद को यहीं और अभी प्रूव करना होगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और फोकस करता है। एक एनिमी को इमेजिन करता है जिसे उसे डिफीट करना है। वो सडनली अपनी आंखें खोलता है और 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन की पहली टेक्निक द अनपैरेलल्ड साइक्लोन अनलीश करता है। जिंगाक उसे इंटरेस्ट के साथ देखता है और अनसोल दूसरी और तीसरी टेक्निक्स द फ्लोटिंग मिस्टी क्लाउड्स के साथ कंटिन्यू करता है। जिंगाक हैरानी से देखता है और सोचता है कि क्या वो सच में फायर रेन के फॉर्म्स देख रहा है। उसे याद आता है कि फ्लोटिंग मिस्टी क्लाउड्स टेक्निक एक सॉफ्ट और ग्रेसफुल सॉर्ट टेक्निक होनी चाहिए जिसके मूवमेंट्स क्लाउड्स के मूवमेंट्स और मिस्ट के स्प्रेड होने जैसे हो, पर जिस तरह से अनसोल उसे यूज कर रहा है वो स्ट्रेंजली शार्प और डेडली है। जिंगाक हैरानी में सोचता है कि क्या अनसोल कॉन्शियसली मूवमेंट्स को चेंज कर रहा है, क्योंकि एक स्वॉट टेक्निक के बेसिक मूवमेंट्स को चेंज करना जो जेनरेशन से पास डाउन हो रही है, ऐसा कुछ है जो सिर्फ एक ग्रेट मास्टर ही कर सकता है। वो नोट करता है कि ये मॉडिफाइड स्वॉर्ड मूवमेंट्स एक वायलेंट किलिंग इंटेंट से भरे हुए हैं, जैसे वो अपने मास्टर या पेरेंट्स के एनिमी का सामना कर रहा हो। वो सोचता है कि फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट का फाइटिंग स्टाइल, जिसे स्वॉर्ड पाथ्स में ऑर्थोडॉक्स पाथ्स माना जाता है, इस रैडिकल वे में चेंज हो गया है। और वो सोचता है कि अनसोल ने ऐसी कौन सी लाइफ जी है कि वो ये सब कैरी कर रहा है। एट द सेम टाइम अनसोल भी अजीब फील करता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसकी फिंगर टिप्स पर जो फ्लो है वो उसकी इच्छा के हिसाब से स्वॉर्ड पाथ्स को चेंज कर देता है। वो सोचता है कि क्या वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ इसका रीजन है, और उसे रियलाइज होता है कि जितना ज्यादा वो फायर रेन के फॉर्म्स यूज करता है उतने ही ज्यादा उसके सेंसेस शार्प होते जाते हैं जो उसे वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ से मिले थे। वो दोनों स्टाइल्स को पूरी तरह से इंटीग्रेट करने के बारे में सोचता है, पर वो हेजिटेट करता है, ये रियलाइज करते हुए कि अगर वो ऐसा करता है तो इससे एक कंप्लीटली डिफरेंट स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल बनेगा और वो टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन नहीं होंगे। वो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से ओरिजिनल स्वॉर्ड के बेसिक्स पर वापस आना होगा। सडनली उसके माइंड में एनिमी की इमेज और भी क्लियर हो जाती है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो वही बास्टर्ड है जिसने उसके ग्रैंडफादर को मारा था। अनसोल का गुस्सा भड़क जाता है और वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन की 7th टेक्निक द हार्ट ऑफ द 4 सीज अनलीश करता है। वो एक फियर्स अटैक लॉन्च करता है, पर अपोनेंट उसे डॉज कर देता है। अनसोल को रियलाइज होता है कि उसका इमेजिनरी अपोनेंट फास्ट है, जितना फास्ट उसने अब तक किसी से फाइट नहीं किया। फिर वो अपोनेंट को उस पर अटैक करते हुए इमेजिन करना शुरू करता है। वो डिसाइड करता है कि वो उसे अटैक करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता और उसे बाकी बची सारी टेक्निक्स एक साथ यूज करनी होंगी। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ अपने अटैक में डाल देता है, एक सीरीज ऑफ डेवास्टेटिंग ब्लोज एग्जीक्यूट करता है, पर अपोनेंट उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और उसके हाथ काट देता है। अनसोल अटैक को इमेजिन करता है, उसके दोनों हाथ कट जाते हैं बिना उसके अटैक को अवॉइड या ब्लॉक कर पाने के। अटैक खत्म होने के बाद अनसोल हाफ्ते में खड़ा होता है, उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। जिंगाक उसे देखता है और सोचता है कि एंड में वो अपने एनिमी से हार गया है, पर वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो टेस्ट पास कर गया है और अनसोल कंफ्यूजन में उसे देखता है। जिंगाक एक्सप्लेन करता है कि एलिमेंट्री हॉल में जो टेस्ट किया जा रहा है वो ट्रेनी की स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग और 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन को रियल फाइट में एग्जीक्यूट करने की उसकी एबिलिटी है, और वो उसे अश्योर करता है कि उसने डेफिनेटली वो प्रूव कर दिया है। वो उसकी स्वॉर्ड उसे वापस देता है और उसे कहता है कि फायर रेन के फॉर्म्स का उसका परफॉर्मेंस अमेजिंग था और उसे इंटरमीडिएट हॉल में जाने के लिए इनवाइट करता है।
अनसोल टीचर जिंगैक के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि उसे ऐसे किसी को सिखाना जिसे स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था अननोइंग रहा होगा, पर फिर भी उसने उसे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया और दिखाया। अनसोल इंस्ट्रक्टर जिंगैक को उसके साथ बिताए टाइम के लिए थैंक्स करता है और वो स्माइल करता है और उसे फ्यूचर में और भी मेहनत करते रहने के लिए एनकरेज करता है। फिर वो एक वार्निंग भी ऐड करता है, उसे कहता है कि उसकी स्वॉर्ड में एक पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट है और उसे इस इंटेंट से कंट्रोल ना होने के लिए केयरफुल रहने की सलाह देता है। अनसोल रिस्पेक्टफुली बाव करता है और वहां से चला जाता है और यहीं जिंगैक को पूरी तरह से रियलाइज होता है कि अनसोल सच बोल रहा था और उसने सच में सिर्फ 2 वीक्स में वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीख लिया था। वो सोचता है कि शायद उसकी इनक्रेडिबली फास्ट लर्निंग स्पीड की वजह से वो इंटरमीडिएट हॉल में उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत फास्ट मूव ऑन कर गया है। वो खुद से एडमिट करता है कि पहले उसे श्योर नहीं था कि क्या वो इंटरमीडिएट हॉल तक पहुंच पाएगा, पर अब वो इसके बारे में एब्सोल्युटली सर्टेन है। जैसे ही अनसोल नेक्स्ट हॉल के दरवाजे खोलता है, जिंगैक इंटरमीडिएट हॉल के इंस्ट्रक्टर चन वोंग गैंग के बारे माइंड सोचता है और एक्सपेक्ट करता है कि ऑल्दो वन गैंग शुरू में अनसोल को रिजेक्ट करेगा, वो इवेंचुअली उससे ऑब्सेस हो जाएगा। अनसोल इंटरमीडिएट हॉल में एंटर करता है और इंस्ट्रक्टर वन गैंग उसे नोटिस करता है और उसे एड्रेस करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने अभी बिगिनर्स हॉल पास किया है। फिर वो उसे मॉक करते हुए ऐड करता है कि अगर उसने हुआ वू के 30 फॉर्म्स को समझने में 20 दिन से ज्यादा लिए तो वो यहां अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अनसोल एक्सप्लेन करता है कि वो लेट इसलिए था क्योंकि उसने पहले 15 दिन नया पवेलियन में स्पेंड किए थे। वन गैंग उसकी बातों से डिड्यूस करता है कि वो क्लेम कर रहा है कि बिगिनर्स हॉल में उसका टाइम एक्चुअली स्लो नहीं था और वो खुद से कंटेम्प्ट के साथ सोचता है कि वो उनमें से एक होगा जो मुश्किल बीस्ट पाथ को मास्टर करने की कोशिश करते हुए भाग गए। वन गैंग उसे बैठने का ऑर्डर देता है, उसकी दूसरों के साथ कीप अप करने की एबिलिटी पर डाउट एक्सप्रेस करते हुए। वन गैंग लेसन शुरू करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि द थंडरस फायर रेन स्वॉर्ड फास्ट मूवमेंट से बनता है और जो लोग स्वॉर्ड में स्किल्ड नहीं हैं, वो खुद को हर्ट कर बैठेंगे। वो ऐड करता है कि ये मार्शल आर्ट रियल फाइट में यूज करना डिफिकल्ट है, बिल्कुल 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन की तरह। फिर भी ये बस एक बेसिक मार्शल आर्ट है जो उन्हें इस स्टेज पर सीखना चाहिए। वो एम्फसाइज करता है कि उनका प्राइमरी फोकस जीतने पर नहीं बल्कि अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को शार्पन करने पर होगा। उसके बाद वो ट्रेनीज में से एक बायो हान सैंग को आगे आने और ड्यूएल के लिए एक ओपोनेंट चूज करने को कहता है। हान सैंग पूछता है कि क्या वो किसी को भी चूज करने के लिए फ्री है और इंस्ट्रक्टर उसे कंफर्म करता है, तो हान सैंग डायरेक्टली अनसोल की तरफ पॉइंट करता है। वन गैंग ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हान सैंग उससे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो किसी को भी चूज कर सकता है। वन गैंग गुस्सा हो जाता है और हान सैंग को फूल कहता है, ये सोचते हुए कि वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट अपनी स्वॉट टेस्ट करे जो अभी अभी एलिमेंट्री हॉल की ट्रेनिंग फिनिश करके आया है, और वो उसे किसी और को चूज करने का ऑर्डर देता है। अनसोल इंटरवीन करता है, ये कहते हुए कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उसे फेस करेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने इंस्ट्रक्टर जिंगैक से स्वॉर्ड यूज करना सीखा है और उसे लगता है कि अगर वो दूसरों के अगेंस्ट अपनी स्वॉर्ड टेस्ट करेगा तो वो जल्दी सीखेगा। अनसोल सोचता है कि अनसोल बस अपनी लिमिटेड स्किल्स के साथ अपनी प्राइड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर वो पब्लिकली अग्री करता है, ये कहते हुए कि अपनी एबिलिटीज को जानना एक नेसेसरी स्किल है और वो होप करता है कि अनसोल एडवांस्ड हॉल तक पहुंचने के लिए स्किल्ड है। हान सैंग इसे जीनियसेस के बीच अलग दिखने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता है। अगर वो इस न्यूकमर को मारता है तो वो अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश कर पाएगा। दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और हान सैंग अनसोल को कहता है कि उसमें करेज तो है, पर मर्मो वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए उसे उससे ज्यादा चाहिए। फिर वो वन गैंग को ड्यूल स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। ड्यूल हान सैंग के एक फियर्स अटैक से शुरू होता है, पर अनसोल उसे स्किल के साथ डॉज कर देता है। हान सैंग अपना अटैक कंटिन्यू करता है और उनकी स्वॉर्ड्स पावरफुली क्लैश करती हैं। इस क्लैश के थ्रू हान सैंग अनसोल की रेजिस्टेंस की वीकनेस फील करता है और वो एक सरकास्टिक स्माइल के साथ रियलाइज करता है कि वो सच में एक कंप्लीट नोविस है। हान सैंग जोर से हंसता है, अपने फूलिश अपोनेंट को मॉक करता है, फिर अनाउंस करता है कि वो उसे रियल थंडरस फायर रेन स्वॉर्ड दिखाएगा।
हान श्यांग फास्ट अटैक्स की सीरीज लॉन्च करता है, पर वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि अनसोल उसके सारे ब्लोस को इजीली डॉज कर देता है। दूर से इंस्ट्रक्टर वॉन्ग गैंग सिचुएशन को देखता है और सोचता है कि बायो हानसोंग स्वॉर्ड यूज करने में स्किल्ड नहीं है। इसके कॉन्ट्रास्ट में वो नोटिस करता है कि अनसोल ना सिर्फ ब्लोस को स्पीड के साथ डॉज करता है, बल्कि लगता है कि वो हर मूव को प्रिडिक्ट कर लेता है, जो उसके अंदर उसके वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखने की पॉसिबिलिटी को लेकर डाउट्स क्रिएट करता है। वॉन्ग गैंग इस आइडिया को डिसमिस कर देता है, ये रियलाइज करते हुए कि ऑल्दो वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन का बेसिक मार्शल आर्ट है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है और सिर्फ मोस्ट स्किल्ड मास्टर्स ही इसे मास्टर कर सकते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इवन एक जीनियस जिसे हेवन से गिफ्ट मिला हो इसे सिर्फ 2 वीक्स में सीख पाए। वॉन्ग गैंग डिसाइड करता है कि वो अनसोल की स्किल्स को सिर्फ उसके डॉजिंग से जज नहीं कर सकता और ये ड्यूल उसकी स्वॉर्ड यूज करने की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए है, ना कि उसके रिफ्लेक्सेस को। अनसोल डॉज करना बंद करता है और 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन यूज करके काउंटर अटैक करना शुरू करता है, जो बाकी ट्रेनीज को शॉक कर देता है। हान श्यांग अपने अपोनेंट के एक बिगिनर की टेक्निक यूज करने पर स्कॉफ करता है और सोचता है कि वो इसे आंखें बंद करके भी डॉज कर सकता है, पर वो नोटिस करता है कि अनसोल का टेक्निक का वर्जन थोड़ा डिफरेंट है। हान श्यांग सरप्राइज्ड हो जाता है जब अनसोल का ब्लो उसकी डिफेंस को पेनिट्रेट कर जाता है और उसे हिट करता है। हान श्यांग फ्यूरियस हो जाता है, ये सोचते हुए कि क्या अनसोल अपनी स्किल्स को इतने टाइम से छुपा रहा था और फॉर्म्स का एक मॉडिफाइड वर्जन उसे मॉक करने के लिए यूज कर रहा है। वो गेस करता है कि अनसोल ये सब इंस्ट्रक्टर का अटेंशन अट्रैक्ट करने और इमीडिएटली एडवांस्ड हॉल में मूव ऑन करने के लिए कर रहा है। हान श्यांग को रियलाइज होता है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो वो होगा जो फूल लगेगा। वो गुस्से में चिल्लाता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो होगा जो एडवांस्ड हॉल में जाएगा और अपनी क्लैन का स्वॉर्ड स्टाइल द असुरा स्वॉर्ड स्टाइल, उसकी डेडली टेक्निक द ब्लड शैटरिंग स्ट्राइक यूज करके अनलीश करता है। इंस्ट्रक्टर वॉन्ग गैंग नोट करता है कि ये असुरा स्वॉर्ड सेक्ट से एक डेडली मूव है, पर वो अनसोल के कंपोजर से इंप्रेस होता है क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशन में अपना बैलेंस नहीं खोया, जो उसे इस पॉसिबिलिटी को रिकंसिडर करने पर मजबूर करता है कि उसने सच में वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा है। हान श्यांग अपना फियर्स अटैक कंटिन्यू करता है, ये चिल्लाते हुए कि अनसोल का यही अंत है और अपनी खुद की स्पेशल टेक्निक द प्रोटेक्टिव ब्लडी विंड मून यूज करता है और दोनों स्वॉर्ड्स एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी में टकरा जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर शॉक्ड होकर देखते हैं, जबकि अनसोल फायर रेन फॉर्म्स की 13th और फाइनल फॉर्म इन्फिनिट एंड बाउंडलेस को यूज करना याद करता है। ड्यूल हिनसियांग के जमीन पर गिरने के साथ एंड होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। स्टूडेंट्स हॉरर में सोचने लगते हैं कि क्या वो मर गया। अनसोल कामगे अपनी स्वॉर्ड शीथ कर लेता है। इंस्ट्रक्टर वॉन्ग गैंग खुद से कंफर्म करता है कि हानसियांग सच में मर गया है, उसे एक वाइटल पॉइंट पर एक प्रिसाइज ब्लो मिला था। वॉन्ग गैंग अनसोल से पूछता है कि क्या वो हमेशा से वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन का डिसाइपल था और अनसोल उसे डिनाई करता है। इंस्ट्रक्टर दोबारा पूछता है, ये सोचते हुए कि क्या वो क्लेम कर रहा है कि उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ को सिर्फ 2 वीक्स में पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, और अनसोल रिप्लाई करता है कि उसने बस बेसिक सीखे हैं। वॉन्ग गैंग उसके आंसर पर स्कॉफ करता है, सरकास्टिकली पूछते हुए कि क्या वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन आजकल अपने डिसाइपल्स को झूठ बोलना भी सिखाते हैं। अनसोल बोलना शुरू करता है, पर इंस्ट्रक्टर उसे बीच में ही रोक देता है, ये कहते हुए कि उसे एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है और उसे बॉडी को इमीडिएटली साफ करने का ऑर्डर देता है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हैं, एक ट्रेनिंग ड्यूल के दौरान एक मर्डर होने पर अपना शॉक एक्सप्रेस करते हुए, और सोचते हैं कि परपेट्रेटर को पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही। वॉन्ग गैंग उन पर चिल्लाता है, शांत रहने को कहता है और उन्हें याद दिलाता है कि ये हेल आइलैंड है, एक रेगुलर ट्रेनिंग हॉल नहीं, और जो भी डेडली टेक्निक यूज करता है उसे खुद मरने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। फिर वो टेस्ट को रिज्यूम करने का अनाउंस करता है। और भी ड्यूल्स होते हैं और उनके खत्म होने के बाद वॉन्ग गैंग उन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है जो हार गए थे, और उन्हें कहता है कि वो टेस्ट में फेल हो गए हैं और उन्हें इमीडिएटली जाकर कोई और मार्शल आर्ट्स हॉर ढूंढना होगा। उनमें से एक प्रोटेस्ट करता है, कहता है कि ये तो बस एक मैच था और वो एक और चांस मांगते हैं, पर वॉन्ग गैंग फर्मली रिफ्यूज कर देता है। वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो इनिशियल टेस्ट्स उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से पास कर गए होंगे, पर फायर रेन स्वॉर्ड सीखने के लिए टैलेंट और पोटेंशियल के साथ साथ खून, पसीना और आंसू भी बहाने पड़ते हैं ताकि वो अपनी लिमिट्स को ओवरकम कर सकें। वो उन्हें कहता है कि वो इसलिए फेल हो गए हैं क्योंकि उनमें ये क्वालिटीज नहीं है, और फिर उन्हें वहां से जाने का ऑर्डर देता है। फेल्ड स्टूडेंट्स चले जाते हैं और हॉल में सिर्फ अनसोल रह जाता है। वॉन्ग गैंग उससे पूछता है कि वो
क्यों नहीं गया और अंसोल पूछता है कि क्या उसे भी जाना चाहिए। इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि वो ड्यूल जीत गया और टेस्ट पास कर गया और इसलिए उसे एडवांस टेस्ट पर मूव ऑन करना चाहिए। अंसुल रिप्लाई करता है कि अगर उसे हायर लेवल पर एडवांस करना है तो वो यहाँ रहना ज्यादा प्रेफर करेगा। वॉन्ग उससे उसके डिसीजन का रीजन पूछता है और अंसुल एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ एक ही स्वॉट टेक्निक सीखी है, वो है 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन, और उसने इंटरमीडिएट हॉल में अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। वन गैंग सोचता है कि अनसॉल ने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा है और असुरा स्वॉर्ड सेक्ट की टेक्निक को एक्सपोज कर दिया है, और फिर भी वो क्लेम करता है कि उसने कुछ नहीं सीखा। वन गैंग उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और उसे द थंडरस फायर रेन स्वॉर्ड सिखाने के लिए अग्री हो जाता है, जिसे 13th फॉर्म्स ऑफ फायर रेन का कंटिन्यूएशन माना जाता है। पर वो उसे एक हार्ड स्टोन में वॉर्न करता है, ये कहते हुए कि उसे अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए छोटे ट्रिक्स पसंद नहीं है, और अगर वो उसे फॉर्म्स ऑफ फायर रेन के अलावा कोई और स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए देखेगा तो वो इमीडिएटली उसका सर काट देगा। वन गैंग खुद से स्माइल करता है। अब उसे रियलाइज होता है कि अनसॉल्ड कैसे सिर्फ 2 वीक्स में वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ को मास्टर कर पाया। अनसॉल्ड इमीडिएटली अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। थंडरस फायर रेन स्वॉर्ड से पियर्सिंग लाइटनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। थोड़ी देर बाद वन गैंग उसे लोक देता है, कहता है कि लगता है कि उसने टेक्निक के प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी ग्रास्प कर लिया है, और अनसॉल्ड कंफ्यूजन में उसे देखता है। 4 दिन बाद अनसॉल्ड ने ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया है। इंस्ट्रक्टर वॉन्ग गैंग अनसॉल्ड को ट्रेन करने में बिताए पिछले 4 दिनों के बारे में सोचता है। उसने उसे हर पॉसिबल वे में टेस्ट किया था और कंफर्म किया था कि उसमें स्वॉर्ड टेक्निक्स के फंडामेंटल्स की पूरी कमी थी। वो सच में कोई ऐसा था जिसने अभी-अभी स्वॉर्डशिप सीखना शुरू किया था। पर वन गैंग अनसॉल्ड की परसिस्टेंस और फोकस से बहुत इम्प्रेस था। वो ऐसे ट्रेन करता था जैसे अगर उसने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे तो उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। वन गैंग अनसॉल्ड को एक्सप्लेन करता है कि थंडरस फायर रेन स्वॉर्ड एक ऐसी टेक्निक है जो मूवमेंट्स को सीक्वेंस करने के लिए बॉडी को रैपिडली ट्विस्ट करने पर डिटेंड करती है। ये ऐड करते हुए कि इसके सारे मूवमेंट्स में स्वॉर्ड को बॉडी के अराउंड वेव करना शामिल है, जिससे वो रियल फाइट में इम्प्रैक्टिकल बन जाते हैं। इसके बावजूद वन गैंग नोटिस करता है कि अनसॉल्ड हर टेक्निक को प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो। अनसॉल्ड पूछता है कि क्या स्वॉर्ड टेक्निक्स का पर्पस यही नहीं होता। इंस्ट्रक्टर रिप्लाई करता है कि डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को किलिंग इंटेंट की जरूरत होती है, पर मास्टरी के हायर लेवल तक पहुंचने के लिए फायर रेन स्वॉर्ड किलिंग एस्पेक्ट को छोड़ देता है। वन गैंग अनसॉल्ड को वार्न करता है कि अगर वो अपने माइंड में से किलिंग इंटेंट से छुटकारा नहीं पा सकता तो वो एक ऐसी मार्शल आर्ट बना बैठेगा जो खुद को हार्म करेगी। अनसॉल्ड को रियलाइज होता है कि इंस्ट्रक्टर वही बात कह रहा है जो इंस्ट्रक्टर जिनगाक ने उसे कही थी। वन गैंग एडमिट करता है कि पास्ट में और अब भी वो भी अपने दिल में किलिंग इंटेंट के साथ जिया है और उन सबको मारा है जो उसके रास्ते में आए, पर इस वजह से उसने अपनी ऑनर और प्राइड खो दी और उसकी मार्शल प्रोविस खराब हो गई। वन गैंग अनसॉल्ड को एडवाइस करता है कि किलिंग के लिए एम्ड टेक्निक्स हायर लेवल तक पहुंचने का रास्ता लग सकते हैं, पर वो एक्चुअली स्वॉर्डशिप के एंडलेस पाथ पर एक ऑब्स्टिकल है और उसे अपनी किलिंग इंटेंट को छोड़ना होगा। अनसॉल्ड को अपने ग्रैंडफादर के वर्ड्स याद आते हैं कि जो लोग स्वॉर्ड यूज करते हैं उनका पास्ट अक्सर डिस्पेयर और ट्रेजेडी से भरा होता है, इसलिए मुराम के लोग अपने पास्ट के बारे में बात करना हेट करते हैं। अनसॉल्ड पूछता है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है और वन गैंग रिप्लाई करता है कि उसने उसे इसलिए बताया क्योंकि वो भी अपने दिल में मर्डर के साथ जिया है। वन गैंग उनसल का नाम पूछता है और वो बो उनसल रिप्लाई करता है। वन गैंग को रियलाइज होता है कि वो वही यंग मैन है जिसका जिंगाक ने जिक्र किया था, जो सेकंड टेस्ट में सरवाइव कर गया था, और उससे कहता है कि उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी ये प्रॉब्लम मार्शल आर्ट्स फंडामेंटल्स की कमी है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके राइवल्स बचपन से मार्शल आर्ट्स सीख रहे हैं और अगर वो एडवांस्ड हॉल में प्रॉपरली फायर रेन स्वॉर्ड सीखना शुरू करना चाहता है तो उसके और उनके बीच का गैप और भी बढ़ जाएगा। इसलिए उसे सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए बेसिक मार्शल आर्ट्स को जल्दी से मास्टर करना होगा। उनसल बो करता है, उसे थैंक्स करता है और खुद से सोचता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी सोल भी गिव अप करने के लिए रेडी है। एडवांस्ड हॉल में पहुंचने पर उनसल एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑरा फील करता है और ट्रेनीज में एक अलग तरह की फेरोसिटी सेंस करता है। वो नोटिस करता है कि अब कोई भी उसे कंटेम्प्ट के साथ नहीं देखता
और रियलाइज करता है कि इसका रीजन भ्योकन सियांग को मारना है। वो कॉर्प्स क्लीन करने के अपने पिछले प्रोफेशन के बीच आयरनी के बारे में सोचता है जिसे डिस्पाइस किया जाता था, और स्वॉर्ड से लोगों को मारने जिसे प्रेस किया जाता है। एक ओल्ड इंस्ट्रक्टर उसे वेलकम करता है और कहता है कि उसने उसके बारे में सुना है और लेसन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए उसे बैठने को इनवाइट करता है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि एक नया ट्रेनी है, इसलिए वो 7 टीचिंग्स के अलावा फायर रेन स्वॉर्ड की सेंट्रल रीडिंग भी एक्सप्लेन करेगा। वो बेसिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करता है। पावर को बॉडी के हर पार्ट में बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड पोस्चर लेने पर फोकस करो, चेस्ट अंदर करो और बैक बाहर, और सारी एनर्जी को एक सिंगल ब्लो में कॉन्सेंट्रेट मत करो। उनसेल इन प्रिंसिपल्स को समझता है और रियलाइज करता है कि अगर उसने इंटरमीडिएट हॉल में एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे होते तो वो इनको ग्रास्प नहीं कर पाता। इंस्ट्रक्टर दिन की ओरल लेसन फिनिश करता है और उनसेल को उसे फॉलो करने को कहता है। उनसेल इंस्ट्रक्टर को एक शांत गार्डन में फॉलो करता है। इंस्ट्रक्टर एक लीफी ब्रांच पकड़ता है और उनसेल को एक्सप्लेन करता है कि एक ऐसा लेवल होता है जहां एक इंसान जिसके पास स्वॉर्ड ना हो वो एक ऐसे इंसान को हरा सकता है जिसके पास हो। ये एक्सप्लेन करते हुए कि इस लेवल पर एक इंसान को स्वॉर्ड आर्ट्स फॉर्म करने के लिए एक फिजिकल स्वॉर्ड की जरूरत नहीं होती। सडनली इंस्ट्रक्टर ब्रांच से उनसेल पर अटैक करता है। इंस्ट्रक्टर अब्रप्टली लुक जाता है और उनसेल से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है। अगर उस पर अचानक ऐसे अटैक किया जाए और उसके पास स्वॉर्ड ना हो तो वो स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स यूज करके कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। वो ऐड करता है कि जब उनसेल इंटरमीडिएट हॉल में था, यहाँ के ट्रेनीज ने शाइनिंग मिस्टिसिज्म फायर रेन स्वॉर्ड की पहली फॉर्म सीख ली थी और वो अब उसके थियोरेटिकल साइड पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो उसे वार्न करता है कि अगर वो उसके क्वेश्चन को नहीं समझेगा तो वो उसे नहीं सिखाएगा और उसे केयरफुली आंसर करने को कहता है। उनसेल क्वेश्चन के बारे में सोचता है, अगर मेरे हाथ में स्वॉर्ड नहीं होती, और फिर आंसर करता है कि वो अपने अपोनेंट की स्वॉर्ड यूज करेगा। उनसेल आगे बढ़ता है, इंस्ट्रक्टर के हाथ से ब्रांच छीनने की कोशिश करता है, पर इंस्ट्रक्टर उसकी चॉइस को हेस्टी कहता है। उनसेल सरप्राइज्ड हो जाता है कि इंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंट में उसके पीछे अपीयर हो गया है। उनसेल इंस्ट्रक्टर को कैचअप करने की कोशिश करता है, पर वो उसके सारे अटेम्प्ट्स को इजीली डॉज कर देता है। उनसेल फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि वो उसके मूवमेंट्स को ट्रैक भी नहीं कर पा रहा है और रियलाइज करता है कि उसे एडवांस्ड हॉल में रहने के लिए यहाँ उसे इम्प्रेस करना होगा। वो वॉन्डरिंग बीस्ट बात को उसके पूरे पोटेंशियल पर यूज करने का डिसाइड करता है ताकि वो इंस्ट्रक्टर के मूवमेंट का फ्लो और डायरेक्शन रीड कर सके। उनसेल अपने सारे सेंसेस को फोकस करता है और एक और अटैक लॉन्च करता है, पर इंस्ट्रक्टर अपनी एनर्जी यूज करके उनसेल को ब्रांच पकड़ने से पहले ही फेंक देता है, जिससे उनसेल जमीन पर गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर उनसेल को उठने से पहले ही कैच कर लेता है और जोर से हंसता है, ये अनाउंस करते हुए कि वो टेस्ट पास कर गया है। उनसेल कंफ्यूजन में पूछता है कि जब वो उसे टच भी नहीं कर पाया तो वो कैसे पास हो गया। इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि वो कल से शाइनिंग मिस्टिसिज्म सीखना शुरू करेगा और उसे सुबह जल्दी दूसरों से पहले आने को कहता है, और उनसेल मान जाता है। उनसेल के जाने के बाद इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में ब्रांच को देखता है और खुद से सोचता है कि एक कब एंड में वुल्फ ही रहता है। वो स्माइल करता है और कहता है कि उसे हाई एक्सपेक्टेशंस है। बाद में उस दिन की लेसन खत्म होने के बाद उनसेल हेल आइलैंड के अराउंड वॉक लेने का डिसाइड करता है। वो सेकंड टेस्ट में जो हुआ था उसके बारे में सोचता है और यहाँ किसी भी मोमेंट पर कैसे फाइट शुरू हो सकती है। सडनली वो पास में कई लोगों की प्रेजेंस को सेंस करता है। वो उन्हें काउंट करना शुरू करता है और 5 लोगों को ट्रीज के बीच से बाहर आते हुए पता है। उनका लीडर उसे एड्रेस करता है और कहता है कि इंटरमीडिएट हॉल से आने के बाद उसके एक्शन स्ट्रेंज हैं और वो उसे एक सबक सिखाने वाले हैं। एक और ऐड करता है कि क्योंकि उनसेल वो है जिसने पहले मारना शुरू किया तो उसे उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए जो अब होने वाला है। लीडर बोस्ट करता है कि वो 5 जीनियसेस के बीच जीनियसेस हैं और उन्हें द 5 पीक स्वॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, और उसे अच्छे से प्रिपेयर होने की सलाह देता है। उनसेल खुद से सोचता है कि एक और इंसान है। 5 पीक स्वॉर्ड्स का लीडर उनसेल पर चिल्लाता है, पर सडनली वो अपने शॉक्ड कॉमरेड्स के सामने जमीन पर मरा हुआ गिर जाता है। उसी मोमेंट पर एक रेड हेड यंग मैन जिसका नाम सेओ जिना है अपीयर होता है और उनसेल को एड्रेस करते हुए कहता है कि उन्हें बात करनी है। बाकी बचे 5 पीक स्वॉर्ड्स के मेंबर्स जिन्हा के अपीयरेंस से सरप्राइज्ड हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों है। जिन्हा उन्हें जाने का ऑर्डर देता है, कहता है कि उसका उन लूजर्स जैसे लोगों से कोई बिजनेस नहीं है। वो उसकी बातों से गुस्सा हो जाते हैं पर पीछे हटना डिसाइड करते हैं, बाद में बदला लेने की कसम खाते हैं।
अनसोल सोचता है कि ये यंग मैन स्ट्रांग है, जबकि जिन्हा उन्हें कावर्ड कहता है। जिन्हा अनसोल की तरफ मुड़ता है और उससे डायरेक्टली पूछता है कि वो किस साइड पर है। इससे पहले एडवांस ट्रेनिंग हॉल में इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि उन सब ने फायर रेन सॉर्ट की पहली टेक्निक सीख ली है, पर ट्रू मास्टरी तभी आती है जब उनमें से हर एक उस टेक्निक को अपनी बनाता है। वो अनाउंस करता है कि अब समय आ गया है कि वो फायरी रेन ड्रॉप्स देखें जो उन्होंने क्रिएट किए हैं। इंस्ट्रक्टर अनसोल को शुरू करने और उसकी टेक्निक ट्राई करने को कहता है। अनसोल आगे आता है और टेक्निक का अपना वर्जन डेमोन्स्ट्रेट करता है। फास्ट और डेडली स्वॉर्ड मूवमेंट्स का एक पावरफुल डिस्प्ले देता है। इंस्ट्रक्टर कमेंट करता है कि अनसोल की टेक्निक बहुत सॉलिड और प्रिसाइज है और उसने उससे किलिंग इंटेंट से भर दिया है। वो उसे उसकी जगह पर वापस आने देता है और फिर सैव जिन्हा को बुलाता है। जिन्हा आगे आता है और फायर रेन सॉर्ड की पहली टेक्निक परफॉर्म करने की बजाय वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करता है जो स्पेसिफिकली अनसोल की टेक्निक को काउंटर और डिफीट करने के लिए डिजाइन की गई लगती है। अनसोल को रियलाइज होता है कि ये उसके लिए एक वार्निंग थी। वापस उनके कॉन्फ्रंटेशन पर वो जिन्हा के इस क्वेश्चन के मीनिंग के बारे में दोबारा सोचता है कि वो किस साइड पर है। जिन्हा अनसोल पर चिल्लाता है, डिमांड करता है कि वो डम एक्ट ना करे। जिन्हा अनसोल के फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस से नोटिस करता है कि वो सच में झूठ नहीं बोल रहा और वो नहीं समझता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जिन्हा को रियलाइज होता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो अनसोल नहीं है। वो डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि वो कुछ फन की होप कर रहा था और अनसोल को अब से इनॉइंग एक्ट करना बंद करने का ऑर्डर देता है। फिर वो उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो उसे इरिटेट करता रहा तो वो उसे भी मार देगा। फिर वो चला जाता है। अनसोल डिड्यूस करता है कि जिन्हा एक स्पाई होना चाहिए और सरफेस के नीचे जो हो रहा है उससे बहुत ज्यादा है जो उसने एक्सपेक्ट किया था। वो सोचता है कि वो जानता है कि यहां हर कोई 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने का एम नहीं कर रहा। उसको रियलाइज होता है कि 10 डेमोनिक सेक्स की आर्ट सीखने की अपॉर्चुनिटी अमेजिंग होने के बावजूद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस टेरिबली एग्जीक्यूटेड था। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। एट द सेम टाइम हर अपॉर्चुनिटी है। अनसोल अपना थॉट कंप्लीट करता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम एक ट्रैप है किसी चीज को पकड़ने के लिए। वो सोचता है कि क्या उनमें कोई स्पाई है, पर वो इसके बारे में केयर ना करने का डिसाइड करता है। चाहे वो एक स्पाई हो या एक डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट, वो एंड में एक ओपोनेंट है जिससे उसे फाइट करना है। जैसे ही सूरज ढलता है वो सोचता है कि ये जल्द ही शुरू होगा। पास में एक चूहा एक ट्रैप में पकड़ा जाता है। ट्रेनिंग हॉल में इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि उस दिन ट्रेनिंग का एंड है। वो एक्नॉलेज करता है कि वो श्योर है कि लॉस सीखते वक्त कई लोग बोर हुए होंगे, पर वो एक्सप्लेन करता है कि इवन सबसे स्किल्ड मास्टर्स जिन्होंने अनगिनत बैटल्स लड़ी हैं, वो मार्शल आर्ट्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के लिए टाइम निकालते हैं। वो ऐड करता है कि एक मार्शल आर्ट को जानना उसे परफॉर्म करने के एबल होने का मतलब नहीं है और उसे परफॉर्म करने के एबल होना उसे सच में समझने का मतलब नहीं है। वो अपना बिलीफ एक्सप्रेस करता है कि लॉस का एनालिसिस जो उसने उन्हें सिखाया है वो उनकी मुरुम वर्ल्ड में उनकी जर्नी में एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करेगा और फिर उन्हें गुड लक विश करता है। सडनली एक घंटी बजती है और एक आवाज पूरे जगह गूंजती है और इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि टाइम आ गया है और सबको आइलैंड के सेंटर में रॉकी माउंटेन की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। ट्रेनीज माउंटेन पर इकट्ठा होते हैं जहां हेड इंस्ट्रक्टर हुक रियून कंफर्म करता है कि सब लोग आ गए हैं। रियून योंग थर्ड टेस्ट के स्टार्ट होने का अनाउंस करता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें एक दूसरे को मारना होगा जब तक उनमें से सिर्फ 10 नहीं बचते। वो उन्हें कहता है कि वो चाहे तो छिप सकते हैं या भाग सकते हैं, पर वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो एरियाज जहां वो रह सकते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिए जाएंगे और जो भी फॉरबिडन एरिया में होगा उसे किलिंग डीमंस के द्वारा मार दिया जाएगा। अनसोल इन डीमन से निकल रहे स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को फील करता है और रियलाइज करता है कि वो अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट्स होंगे। ट्रेनीज में से एक पूछता है कि क्या उन्हें किलिंग डीमंस पर अटैक करने की परमिशन है। रियून जोर से हंसता है। इतने हाई गोल्स वाले कैंडिडेट्स को देखकर खुशी जाहिर करता है। वो कंफर्म करता है कि वो ऑफ कोर्स उनसे फाइट कर सकते हैं और अगर मार सकते हैं तो मार भी सकते हैं। वो फिर एक अमेजिंग रिवॉर्ड रिवील करता है।
कोई भी जो एक किलिंग डीमन को मारता है वो इमीडिएटली 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बन जाएगा। ट्रेनीज को रियलाइज होता है कि इसका मतलब है कि एक डीमन को मारना बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को मारने से ज्यादा मुश्किल है। रियून योंग उन्हें याद दिलाता है कि वो एक दूसरे के साथ अलाय कर सकते हैं या एक दूसरे के लिए एम्बुशेस सेट कर सकते हैं, और चिल्लाता है कि वो हर हाल में मरें अगर वो चाहते हैं, क्योंकि यही 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने का रास्ता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, ट्रेनी सब डायरेक्शंस में बिखर जाते हैं। अनसोल को रियलाइज होता है कि उसे फास्ट मूव करने की जरूरत है। वो जानता है कि उसने अब तक कई ट्रेनीज का अटेंशन अट्रैक्ट किया है, और अगर वो इमीडिएटली वहां से नहीं भागा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस पर एक ग्रुप अटैक करेगा जैसा पहले हुआ था। अनसोल डिसाइड करता है कि उसे पहले एक सेफ प्लेस तक पहुंचना होगा, और उसके लिए सबसे सेफ प्लेस वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन है। वो पूरी स्पीड के साथ उस फैमिलियर बिल्डिंग की तरफ निकलता है। अपने रास्ते में वो नोटिस करता है कि जमीन का टेक्सचर चेंज हो गया है। सडनली वो सेंस करता है कि कोई आ रहा है। एक घायल यंग मैन अपीयर होता है जो मदद के लिए दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है, कहता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यंग मैन अनसोल्ड को ऑफर करता है कि अगर वो उसकी हेल्प करता है तो वो उसे रिवोल्ट देगा, और अनसुल सोचता है कि क्या ये एक ट्रिक है, पर वो देखता है कि यंग मैन के वुंड्स रियल हैं। अनसुल 3 लोगों को सेंस करता है जो उसका पीछा कर रहे हैं, और सोचता है कि क्या वो एक टीम है। वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर उसे रियलाइज होता है कि इस यंग मैन की प्रेजेंस यहां उसकी लोकेशन रिवील कर देगी। लास्ट मोमेंट पर अनसुल यंग मैन को अपने साथ जमीन में एक हिडन होल में खींच लेता है। 3 पीछा करने वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि उनका शिकार कहां चला गया, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो अभी तक बच नहीं सकता। लीडर डिसाइड करता है कि वो उस बैस्टर्ड को डेफिनेटली मारेगा, और अपने कंपेनियंस को मूव करने और उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो दूर नहीं जा सकता। उनके जाने के बाद अनसुल और यंग मैन होल से बाहर आते हैं। यंग मैन अनसुल को थैंक्स करता है, कहता है कि वो उसकी वजह से बच गया। अनसुल सोचता है कि ये होल सिर्फ छुपने के लिए नहीं था, और मास्टर सावू ने उसे स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर किया होगा। अनसुल को याद आता है कि जब वो होल में था, उसने अपने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ के सेंसेस को यूजुअल से ज्यादा एक्सपैंड करते हुए फील किया। वो वाइब्रेशंस के थ्रू उनके पैरों से जमीन को धकेलने और उनकी स्वॉर्ड्स यूज करने की आवाज को सेंस कर सकता था। वो सब कुछ ऐसे परसीव कर सकता था जैसे वो उसे अपनी आंखों से देख रहा हो। अनसुल को रियलाइज होता है कि यही वो वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ है जो वाइब्रेशंस यूज करता है, और यही वो है जो मास्टर सावू उसे सिखाना चाहते थे। फिर वो यंग मैन की तरफ मुड़ता है। यंग मैन खुद को गम चोयोंग फ्रॉम द ब्लड सेक्ट इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम पूछता है। अनसुल उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ना शुरू करता है, और चोयोंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है, उसे रोकने को कहता है। चोयोंग एक्सप्लेन करता है कि उसने 3rd टेस्ट शुरू होते ही फॉरेस्ट में भाग गया था, पर उन्होंने उसका रिलेंटलेसली पीछा किया। वो अनसुल से पूछता है कि क्या वो उसके साथ ज्वाइन कर सकता है, ये रीजन देते हुए कि उसे लगता है कि वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, क्योंकि उसने उसे छिपने में हेल्प की। बिना रिस्पॉन्स का वेट किए वो अनसुल की साइलेंस को कंसेंट समझता है और उसके साथ खुशी खुशी निकल पड़ता है। सडनली दूर से एक फियर्स बैटल की आवाजें आती हैं। अनसुल अपने कंपेनियन को कहता है कि वहां एक बैटल चल रही है और उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। चोयोंग अनसुल की वाइब्रेशंस को फील करने की एबिलिटी पर अमेज्ड हो जाता है और उसे यूज सीखने को कहता है। पास में एक अकेला फाइटर एक से ज्यादा अपोनेंट्स को फेस कर रहा है और अपने कॉमरेड्स का बदला लेने की कसम खाता है, इवन अगर उसे अपनी सोल बेचनी पड़े। रिवेंज वर्ड अनसुल के माइंड में गूंजता है, क्योंकि उस फाइटर में उसे एक फेमिलियर हेट्रेड फील होता है। चोयोंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, और अनसुल प्लान्स में चेंज का अनाउंस करता है और कहता है कि वो उस बैटल में ज्वाइन करेंगे, जो चोयोंग को शॉक कर देता है। जैसे ही अनसुल बैटल की तरफ बढ़ता है, वो एक सरप्राइज ब्लो को पैरी करता है जो उस पर एम किया गया था। असैसिन सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि अनसोल्ड फॉरबिडन अल्टीमेट कंसीलमेंट टेक्निक को कैसे रोक पाया, और उससे पूछता है कि क्या वो भी एक प्रोफेशनल असैसिन है। पर एक क्विक मूव से अनसोल स्किल के साथ उस असैसिन को मार देता है। अनसोल याद करता है कि उसने असैसिन्स में से एक से कैसे इजीली डील किया और सोचता है कि उनकी कंसीलमेंट टेक्निक अगर उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ नहीं सीखा होता तो बहुत एनॉइंग होती। इस दौरान क्रीजोन खून को देखकर डर से चिल्लाता है। अनसोल सोचता है कि अगर वो इस फाइटर को असैसिन से छुटकारा पाने में हेल्प करता है तो वो उसे रिवेंज अचीव करने की फीलिंग के बारे में बता सकता है।
असैसिन्स जल्दी से इसे खत्म करने का डिसाइड करते हैं और उनमें से एक फाइटर को कहता है कि वो उसे जल्दी से मार देगा इस रिस्पेक्ट के लिए कि वो आखिरी जिंदा बचा है। पर उसे ब्लो डिलीवर करने से पहले अनसोल इंटरवीन करता है और उसे ब्लॉक कर देता है। असैसिन्स शॉक्ड हैं, सोचते हैं कि ये इंसान कहां से आया और क्या उनके और भी एनिमीज हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो अनसोल को भी मारेंगे। एक फियर्स फाइट छिड़ जाती है और अनसोल उनमें से। जैसे ही अनसोल और अवेंजिंग फाइटर साइड बाय साइड असैसिन्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं और वो उन्हें एक एक करके फिनिश कर देते हैं, खून हर जगह फैल जाता है और अवेंजिंग फाइटर आखिरी असैसिन को फाइनल ब्लो देता है। वो खून से भरा पागलपन से हंसता है और फुसफुसाता है कि उसे फाइनली उसका बदला मिल गया। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। क्रीजोंग अनसोल से पूछता है कि क्या अब ये खत्म हो गया। उस मोमेंट पर क्रीजोंग अनसोल के पास आता है और उसे कहता है कि वो स्किल्ड है पर उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। फिर वो सडनली उस पर एक हिडन डैगर से अटैक करता है। अनसोल इजीली अटैक को ब्लॉक कर देता है और क्रीजोंग स्टन्ड है और सोचता है कि वो उसे कैसे रोक पाया। अनसोल क्रीजोंग को कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसकी वजह से वो दूसरे फाइटर से अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। क्रीजोंग डर में पूछता है कि उसे उसके बारे में कब पता चला। अनसोल रिप्लाई करता है कि उसे शुरू से पता था और एक्सप्लेन करता है कि जब वो अंडरग्राउंड छिपे हुए थे तब उसे रियलाइज हुआ कि क्रीजोंग अपने कपड़ों के नीचे हथियारों का एक सेट छुपा रहा था। वो ऐड करता है कि इसे नोटिस करना आसान था क्योंकि वो अपनी स्पाइन को स्टिफ वे में मूव कर रहा था। अनसोल रिवील करता है कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी उसे अपने साथ इसीलिए रखा था क्योंकि वो ये देखने के लिए क्यूरियस था कि वो क्या करेगा। उसने सोचा था कि एक इंसान के दूसरों को धोखा देने के तरीके को ऑब्जर्व करना उसके लिए फ्यूचर में यूजफुल होगा। क्रीजोंग इस पर बिलीव करने से रिफ्यूज करता है, इंसिस्ट करता है कि उसकी एक्टिंग परफेक्ट थी। एक डेस्परेट मूव में वो अपने बचे हुए सारे हिडन वेपन्स अनसोल की तरफ फेंकता है। अनसोल क्रीजोंग्स के अटैक को इजीली डॉज कर देता है। क्रीजोंग खुद से सोचता है कि उसे उसका पीछा करते हुए कुछ अजीब सा फील हुआ था और सोचता है कि क्या अनसोल उसके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। अनसोल स्किल के साथ उस पर फेंके गए सारे हिडन वेपन्स को डॉज करता है और फिर क्रीजोंग को हिट करता है। अनसोल कहता है कि बेस्ट हिडन वेपन्स का कोई फायदा नहीं अगर वो डिस्कवर हो जाते हैं। क्रीजोंग एक फाइनल डेस्परेट अटेम्प्ट में अनसोल की तरफ दौड़ता है पर अनसोल जल्दी से फाइट को एंड करता है और खून से भरा चियांग को फिनिश कर देता है। अनसोल सोचता है कि फाइट आसान नहीं थी और अगर उसे हिडन वेपन्स के बारे में पहले से नहीं पता होता तो ये डेंजरस हो सकता था। वो चियांग के बॉडी से लाइफ जाते हुए देखता है और उसके फेस पर वही लाइफ के लिए ऑब्सेशन नोटिस करता है जो उसने हर उस इंसान में देखी है जो मरता है। अनसोल उस जगह से दूर चला जाता है और असैसिन्स और उस फाइटर की बॉडीज के पास से गुजरता है जो रिवेंज ढूंढ रहा था। वो उसकी बॉडी पर रुकता है, नोटिस करता है कि वो अलग है। ये आदमी अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ मरा। अनसोल सक्सेसफुली रिवेंज अचीव करने की फीलिंग के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या वो भी ऐसे स्माइल कर पाएगा जब उसे उसका बदला मिलेगा। अनसोल मरे हुए असैसिन की स्वॉर्ड्स ले लेता है और अपने रास्ते पर कंटिन्यू करता है। दूर से किलिंग डीमंस में से एक अनसोल को देखता है और सोचता है कि क्या अनसोल ही वो है जिसने ये किया है। एक और डीमन कहता है कि अनसोल ने प्रोफेशनल असैसिन्स को सिर्फ फायर रेंज स्वॉर्ड सेट की बेसिक टेक्निक्स यूज करके मारा। वो एक्नॉलेज करता है कि वो डेफिनेटली टैलेंटेड है पर ऐड करता है कि यहाँ उसके जैसे बहुत से टैलेंटेड हैं और अगर वो इंप्रूव नहीं करता तो वो हेल आइलैंड पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगले दिन अनसोल खुद को ट्रेनीज के एक ग्रुप से पीछा होते हुए पाता है। उनमें से एक मेटल विप यूज कर रहा था जो दूर से अटैक कर रहा था। अनसोल एक अटैक को डॉज करने में मैनेज कर लेता है पर वेपन की ट्रेजेक्टरी हवा में चेंज होती है और उसे पीछे से हिट करती है। अनसोल को रियलाइज होता है कि वो हार नहीं मानेंगे और वो इसी रेट से मर जाएगा अगर वो इस प्रेडिकमेंट से बाहर नहीं निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मीनवाइल इंस्ट्रक्टर के कैंप में हेड इंस्ट्रक्टर किसी से अपडेट पूछता है। दूसरा उसे कहता है कि 86 में से अभी भी 41 ट्रेनीज जिंदा हैं। हेड इंस्ट्रक्टर ह्यू क्रेनोंग सरप्राइज्ड है कि 3 दिन के बाद भी इतने लोग सरवाइव कर गए। वो कंक्लूड करता है कि जो लोग बचे हैं वो स्किल्ड होंगे और अब उनकी स्किल्स को सच में टेस्ट करने का टाइम आ गया है। वो अपने असिस्टेंट से मैप देने को कहता है।
आयरन पर कहीं और एक ट्रेनी अनसोल को मारने ही वाला है उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड छीनने के बाद। अनसोल खुद को दोबारा अपने पीछा करने वालों से भागते हुए पता है। वो सोचता है कि जिस तरह के वेपन्स वो यूज कर रहे हैं ओपन एरिया में फाइट करना उसके लिए अनसूटेबल है, तो वो एक प्लान के साथ आता है जो उसकी सिचुएशन पर फिट होता है। मीनवाइल हेड इंस्ट्रक्टर हुक रिनोंग मैप को देखता है और कॉम्बैट जोन को रिस्ट्रिक्ट करने का डिसाइड करता है और किलिंग डीमंस को फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट एरिया में अनलीश करने का ऑर्डर देता है। अनसोल सीधा फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट बिल्डिंग की तरफ निकलता है और उसके पीछा करने वाले उसके पीछे पीछे अंदर फॉलो करते हैं। पीछा करने वाले सोचते हैं कि क्या वो अंदर छिपा हुआ है और उनमें से एक उसे कॉर्नर्ड होने पर मॉक करता है। उनका लीडर सोचता है कि चाहे वो कितना भी फास्ट दौड़े वो उनसे बच नहीं पाएगा। सडनली अनसोल उन पर पीछे से अटैक करता है। लीडर उसे फूल कहता है, ये सोचते हुए कि ये एक नाइव ट्रिक है जिसमें वो नहीं फंसेंगे। अनसोल उनके साथ बैट माइन एंगेज होता है। स्किल के साथ उनके वेपन अटैक्स को अवॉइड करता है। लीडर स्टन्ड है और सोचता है कि ये बैस्टर्ड उनकी सॉर्ड टेक्निक्स के पाथ्स को कैसे रीड कर सकता है। अनसोल केओस और नैरो कॉरिडोर्स का अपने फायदे के लिए यूज करता है और अपने पीछा करने वालों से फियर्सली फाइट करता है। पीछा करने वालों में से एक को रियलाइज होता है कि ये क्राउडेड प्लेस उनके अटैक्स की पावर को कमजोर करती है और वो अपना थॉट फिनिश कर पाता उससे पहले ही अनसोल पीछा करने वाला अपने फाइनल मोमेंट्स में रियलाइज करता है कि अनसोल में जानबूझकर उन्हें यहां लूर किया था। अनसोल सोचता है कि उसके ओपोनेंट्स इस नैरो स्पेस में अपने अटैक्स को छोटा करने पर मजबूर हैं, जो उनकी पावर को कमजोर करता है और उनके मूवमेंट्स को और ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाता है। इसके अलावा वो नोटिस करता है कि वो उतने स्किल्ड नहीं हैं। वो कंक्लूड करता है कि अगर वो उनसे एक एक करके फाइट करता है तो उसके पास उन्हें हराने का चांस है। पीछा करने वालों में से एक चिल्लाता है और अटैक करता है, पर अनसोल उसे डॉज कर देता है। दूसरा अपनी विप से अटैक करता है, पर विप अनएक्सपेक्टेडली वॉल से बाउंस करती है और अनसोल को हिट करती है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। पीछा करने वालों में से एक को एक अपॉर्चुनिटी देखती है और वो दूसरों पर चिल्लाता है कि अब मूव करो और इस जगह से भागो, पर उस पीछा करने वाले के भागने से पहले ही वो सडनली रुक जाता है। किसी ने उसे रोका है जो उनसे ठंडे तरीके से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या वो भाग रहे हैं। अनसोल इस सीन को दूर से देखता है। जब फाइटर बाकी बचे हुए पीछा करने वालों को फिनिश कर देता है, वो अनसोल की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वो उनका लीडर है। फाइटर अनसोल की स्किल को प्रेज करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या वो सॉर्ड टेक्निक जो उसने पहले यूज की वो फायर रेन सॉर्ड थी। किलर खुद को वू मून चोंग इंट्रोड्यूस करता है और अनसोल से उसका नाम पूछता है। एक प्रीवियस सीन में मून चोंग अपने सबऑर्डिनेट्स पर चिल्ला रहा था, पूछ रहा था कि क्या वो भाग रहे हैं। उनमें से एक हेजिटेंट होकर रिप्लाई करता है कि उन्हें नहीं लगा कि उस जगह पर फाइट करना एक अच्छा आइडिया है। मून चोंग उनकी कावर्डिस पर गुस्सा हो जाता है और उन सब को पलक झपकते ही मार देता है। वो खुद से कंटेम्प्ट के साथ सोचता है कि इसलिए वो उन लूजर्स के साथ काम करना हेट करता है जो अभी तक एडवांस्ड हॉल तक नहीं पहुंचे। वापस प्रेजेंट में जैसे ही अनसोल आंसर करने वाला होता है, मून चोंग जोर से हंसता है, कहता है कि उसे उस इंसान के नाम की कोई परवाह नहीं है जो मरने वाला है। मून चोंग अनसोल पर फियर्सली अटैक करता है। अनसोल अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर विप उसकी सॉर्ड के अराउंड लपेट जाती है और फिर वो उसकी सॉर्ड को ईज के साथ तोड़ देता है। मून चोंग उसे मॉक करता है, कहता है कि उसने सुना है कि फायर रेन सॉर्ड सेक्ट के एडवांस्ड हॉल ने उसे सिर्फ एक डिफेंसिव टेक्निक सिखाई। अनसोल सरप्राइज्ड है और सोचता है कि उसका ओपोनेंट शाइनिंग मिस्टिसिज्म के बारे में कैसे जानता है और क्या उसके पास एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। मून चोंग उस पर दोबारा अटैक करता है, उसे फाइट के बीच में ख्यालों में खो जाने के लिए डांटता है। उनके बीच फाइट इंटेंस हो जाती है और अनसोल को रियलाइज होता है कि उसका ओपोनेंट अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है और ऐसे इंसान से एक एनक्लोज्ड स्पेस में फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। अनसोल उनके बीच कुछ डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए दूर चला जाता है। मून चोंग अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है और अनसोल को कहता है कि ऐसी स्किल्स के साथ वो उसके लिए कोई मैच नहीं है। मून चोंग अपने चेन वेपन से एक ऑल आउट अटैक अनलीश करता है, अनसोल को हर डायरेक्शन से एक वेब में फंसा लेता है।
वो सार्कास्टिकली उससे पूछता है कि क्या ये उसका लास्ट स्ट्रगल है, ये बिलीव करते हुए कि शाइनिंग मिस्टिसिज्म जैसी डिफेंसिव टेक्निक उसे नहीं बचाएगी। पर वो स्टन्ड हो जाता है जब वो देखता है कि उनसोल अभी भी खड़ा है। फिर उनसोल मूनचोंग ने जो वेब अपने वेपन से बुनी थी उसे आजाद होने में मैनेज कर लेता है। मूनचोंग हंसता है और उसे जल्दी ही मारने की कसम खाता है। उनसोल सिचुएशन को एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि वो शाइनिंग मिस्टिसिज्म यूज करके अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है, पर वो उन्हें कंप्लीटली रोकने के लिए इनफ पावर जनरेट नहीं कर सकता। उस मोमेंट पर उसे अपनी ट्रेनिंग याद आती है और उसे रियलाइज होता है कि अब उसे किसकी जरूरत है, डिस्ट्रक्टिव पावर जो स्टील को पेनिट्रेट कर सके। उनसोल अपनी एनर्जी को फोकस करता है और फिर एक मैसिव अटैक अनलीश करता है जो मूनचांग को कंप्लीटली सरप्राइज कर देता है और उसके डिफेंस को तोड़ देता है, उसे शॉक्ड कर देता है। उनसोल बैटल के बाद हांफते हुए खड़ा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने मूनचांग्स के अटैक को एनर्जी के एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ कैसे काउंटर किया था। दी अनपैरेलल्ड लाइटनिंग एंड थंडर की टेक्निक अनलीश करते हुए, एक डेवस्टेटिंग टेक्निक जो उसके ओपोनेंट को कंप्लीटली एनिहिलेट कर देती है। उनसोल सोचता है कि इस टेक्निक में सच में इमेंस पावर है, जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा था, पर वो खून खांसता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये उसके करंट लेवल के लिए बहुत एडवांस्ड है और वो इसे फ्रीली यूज नहीं कर सकता। वो रिलीव्ड है कि वो जीत गया, पर वो देखता है कि बैटल में बहुत टाइम लग गया और रिस्ट्रिक्टेड जोन्स जल्द ही चेंज हो जाएंगे, तो उसे मूव करना होगा। सडनली वो किसी और की प्रेजेंस सेंस करता है और सोचता है कि वो इस जगह पर क्यों है, और वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है जब वो अपने सामने एक किलिंग डीमन को खड़ा देखता है। उनसोल सोचता है कि एक किलिंग डीमन यहाँ क्यों है और क्या उसकी फाइट के दौरान ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। वो कंक्लूड करता है कि वो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो फाइट से भाग रहा था और सोचता है कि क्या उसे पीसफुली जाने दिया जाएगा। वो देखता है कि डीमन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो अज्यूम करता है कि वो जा सकता है। जैसे ही उनसोल उसके पास से गुजरता है, डीमन सडनली उस पर पीछे से एक स्विफ्ट मूव से अटैक करता है। उनसोल इमेजिन करता है कि अगर वो इसे डॉज नहीं कर पाया तो उसका गला कट जाएगा। उनसोल लास्ट सेकंड पर अटैक को डॉज करता है और रियलाइज करता है कि अगर वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ नहीं होता तो वो जरूर मर जाता, क्योंकि वो अपने ओपोनेंट प्रेजेंस तक सेंस नहीं कर पाया था जब उसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई। अनसोल्ड कॉन्फ्रंटेशन के लिए प्रिपेयर करता है और सोचता है कि उसे अपने अपोनेंट की कामनेस से धोखा नहीं खाना चाहिए, और अगर वो मूव करने की कोशिश करता है तो डीमन उस पर इमीडिएटली अटैक करेगा। अनसोल्ड सावू से सीखे एक लेसन को याद करता है कि जब एक प्रेडेटर एक शिकार का शिकार करता है तो शिकार आसानी से पकड़ा नहीं जाता, इवन जबकि प्रेडेटर फास्ट होता है, और इसका रीजन ये है कि शिकार जिगजैग पाथ में मूव करता है। पर एपेक्स प्रेडेटर्स हमेशा अपने शिकार में सक्सेस होते हैं क्योंकि वो उस मोमेंट अटैक करते हैं जब उनका शिकार मूव करता है। अनसोल सोचता है कि उसे ऐसे अपोनेंट को कैसे फेस करना चाहिए और बाकी बचे लेसन को याद करता है। अगर प्रेडेटर टाइमिंग पर बेस्ड अटैक करता है तो सॉल्यूशन है उसके मूवमेंट्स को कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल बनाना। अनसोल्ड इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का डिसाइड करता है। वो एक प्रेडिक्टेबल जिगजैग पाथ में मूव करना शुरू करता है, फिर एक्सपेक्टेड अटैक्स को डॉज करने के लिए वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ यूज करता है, और फाइनली वो सही मोमेंट पकड़ता है और एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मूव के साथ अपने अपोनेंट की डिफेंस में एक ओपनिंग क्रिएट करता है। अनसोल्ड शॉक्ड हो जाता है। किलिंग डीमन उसके सामने एक मोमेंट के लिए खड़ा होता है और अनसोल्ड सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो बर्बाद हो गया, पर वो सरप्राइज्ड हो जाता है जब वो डीमन को अटैक करना बंद करते हुए और जाने के लिए मुड़ते हुए देखता है। अनसोल्ड सोचता है कि वो क्यों रुका और क्या उसने बिना रियलाइज किए रिस्ट्रिक्टेड एरिया की बाउंड्री क्रॉस कर ली थी। वो फाइट के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि उसने बस अपनी पूरी ताकत से अटैक्स को डॉज करने में मैनेज किया, फिर भी वो अपने अपोनेंट की डिफेंस में एक भी ओपनिंग क्रिएट नहीं कर पाया। वो खुद से एडमिट करता है कि यही एक ट्रू मास्टर का लेवल है और वो एक कुएं में मेंढक की तरह था, ये रियलाइज नहीं कर रहा था कि वर्ल्ड कितना विशाल है और उसमें लोग कितने पावरफुल हैं। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि किलिंग डीमंस की मार्शल आर्ट्स एक ऐसे लेवल पर थी जिसे वो मेजर भी नहीं कर सकता था, और उसके ग्रैंडफादर के किलर के पास अनडाउटेडली कंपैरेबल स्किल्स हैं।
उसका रिजॉल्व हार्ड हो जाता है कि अगर उसे अपनी रिवेंज अचीव करनी है तो उसे मास्टरी के इस लेवल को सरपास करना होगा। सडनली कोई और इंसान उसके सामने अपीयर होता है और उसे उसके पूरे नाम से बुलाता है, बो, अनसोल्ड ऑफ द बो फैमिली। ये इंसान उसे कहता है कि वो उसे कुछ टाइम से ढूंढ रहा है और उसने सुना है कि उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा है। अनसोल सोचता है कि ये आदमी ऐसे बात कर रहा है जैसे वो उसे जानता हो, बिल्कुल दूसरों की तरह, जिसका मतलब है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैल गई है। आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है और फिर रुक जाता है। सार्कास्टिकली कहता है कि जो मरने वाला है उसे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है और फिर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करता है। अनसोल अटैक को इजीली अवॉइड कर लेता है। अटैकर अनसोल की एबिलिटी से इम्प्रेस्ड है। नोट करता है कि उसने अपने बीस्ट लाइक सेंसेस से उसके अटैक के पाथ को प्रेडिक्ट कर लिया। वो उससे कहता है कि वो श्योर है कि वो फ्यूचर मेरे 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनेगा और उसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से उसे अभी मारना होगा, जबकि वो अभी भी एक डीमन सीड है। अनसोल नोटिस करता है कि उसके ओपोनेंट का एनर्जी फ्लो कंप्लीटली चेंज हो गया है। वो याद करता है कि आइलैंड पर हर कोई 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनने की कोशिश नहीं कर रहा है और सोचता है कि क्या ये आदमी उनमें से एक है। वो खुद को डिस्ट्रैक्टिंग थॉट से छुटकारा पाने के लिए फोर्स करता है ताकि वो फाइट पर फोकस कर सके। ब्लोज के एक्सचेंज के दौरान अनसोल को एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील होती है, एक स्ट्रेंज एनर्जी फ्लो जो उसे उसकी तरफ खींच रही है। अनसोल को अपने ग्रैंडफादर के साथ एक लेसन याद आता है जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने जिस बॉडी को एग्जामिन किया था उसमें से एक को 5 कटिंग टाइगर ब्लेड्स ऑफ द हबीबी क्लैन ने मारा था। उसके ग्रैंडफादर ये इसलिए जानते थे क्योंकि ऑल्दो वहां कोई एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थे, विक्टिम की सारी बोन्स टूटी हुई थीं, जो इस टेक्निक की निशानी है जो हर क्लैश के साथ ओपोनेंट की बॉडी में ची फ्लो करके काम करती है। प्रेजेंट में अनसोल चिल्लाता है, रियलाइज करते हुए कि वो जिस टेक्निक को फेस कर रहा है वो 5 कटिंग टाइगर ब्लेड्स ऑफ द हेबियोंग क्लैन है। उसका ओपोनेंट स्टन्ड है कि वो उसके स्टाइल को रिकॉग्नाइज कर पाया। अनसोल ग्रैंडफादर की इस टेक्निक के बारे में एक और कैरेक्टरिस्टिक को याद करता है, द पावरफुल एब्जॉर्प्शन टेक्निक, जो एक वॉर्टेक्स की तरह काम करता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है और वो इसे हर क्लैश के साथ ओपोनेंट के वेपन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अनसोल अपने ग्रैंडफादर के लेसन को याद करना कंटिन्यू करता है जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हेबियोंग क्लैन बिल्कुल एक टाइगर की तरह फाइट करता है, ओपोनेंट की स्वॉर्ड को कंफ्यूज करने के अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है ताकि वो उसे पूरा निगल सके। यंग अनसोल अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या ये क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं कि एब्जॉर्प्शन टेक्निक एक डबल एज स्वॉर्ड है। ऑल्दो ये डिसेप्टिव है, ये अपने यूजर को अपने ओपोनेंट के क्लोज जाने पर फोर्स करता है। प्रेजेंट में अनसोल इस एब्जॉर्प्शन टेक्निक का फायदा उठाकर अपने ओपोनेंट की स्वॉर्ड को अपनी तरफ ट्विस्ट करने का डिसाइड करता है। उसका ओपोनेंट फैंग अक ऑफ द हेबी फैंग क्लैन डिक्लेयर करता है कि वो अब उससे पूरी सीरियसनेस के साथ फेस करेगा और अपनी क्लैन के नाम पर कसम खाता है कि वो इस डीमन सीड को इरेडिकेट कर देगा। जब फैंग अक अटैक करता है, अनसोल उसे अपनी स्वॉर्ड जमीन में गाड़कर सरप्राइज करता है और फैंग अक इस अनएक्सपेक्टेड मूव से शॉक्ड हो जाता है। अनसोल स्वॉर्ड को एक पिवट पॉइंट की तरह यूज करता है ताकि वो फैंग अक को किक कर सके और उसे उसका बैलेंस खोने दे, और वो खुद से रियलाइज करता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। फैंग अक गुस्सा हो जाता है और अनसोल पर डर्टी ट्रिक्स का इल्जाम लगाता है। अनसोल सोचता है कि ट्रिक काम कर गई पर इससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, जो कि सेंस बनाता है क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत टाइम से ट्रेन कर रहा है, पर अब उसे पता है कि उसे काउंटर कैसे करना है। अनसोल अपने मास्टर के एक और लेसन को याद करता है, वेट करो जब तक ओपोनेंट पहले अटैक ना करे, क्योंकि ट्रू स्पीड उसे 1 सेकंड के फ्रैक्शन में एंगेजमेंट के मोमेंट पर फास्ट होने में है। अनसोल डिसाइड करता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक को उसके अगेंस्ट यूज करेगा ताकि वो फास्ट हो सके। फनक दोबारा अटैक करता है पर अनसोल्ड पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट ना करने का डिसाइड करता है। इसके उल्टा वो उसके साथ फ्लो करता है, मोमेंटम यूज करके अपनी स्वॉर्ड को एक्सेलरेट करता है। फिर लास्ट मोमेंट पर वो अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज करता है और फनक पर एक सक्सेसफुल ब्लो लैंड करता है। फनक शॉक्ड है, सोचता है कि क्या अनसोल्ड ने एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक को अपने फायदे में बदल दिया। वो इसे इम्पॉसिबल समझता है क्योंकि उसकी टेक्निक इतनी स्ट्रांग है कि वो एक रॉक को भी दूर से खींच सकती है और इवन सबसे स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन को भी ऐसी फोर्स को एक्यूरेटली एक्सप्लॉइट करना डिफिकल्ट लगता है। वो इस आइडिया को डिसमिस कर देता है कि अनसोल्ड
जैसा एक यंग मैन ऐसा कर सकता है और उस पर दोबारा उसी तरह से अटैक करता है। अनसोल सोचता है कि इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जितनी स्ट्रांग होगी उसकी स्वॉर्ड उतनी ही फास्ट होगी। फनक फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, सोचता है कि अनसोल्ड को कितने टाइम तक लगता है कि ये टैक्टिक काम करेगी। सडनली अनसोल्ड नोटिस करता है कि उसका ओपोनेंट अब एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज नहीं कर रहा। फनक उसे कहता है कि उसे उसके जैसे किसी को हराने के लिए इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। फनक एक डायरेक्ट अटैक में आगे बढ़ता है, जबकि अनसोल्ड सोचता है कि यही वो मोमेंट है जिसका वो वेट कर रहा था। अनसोल्ड प्रिपेयर करता है और फायर रेन स्वॉर्ड की पहली टेक्निक द शाइनिंग मिस्टिसिज्म यूज करता है। वो एक पावरफुल काउंटर अटैक अनलीश करता है। उस मोमेंट का फायदा उठाता है जब उसके अपोनेंट ने अपनी डिफेंस छोड़ दी है और फनक को एक फिनिशिंग ब्लो डिलीवर करता है। फनक अपने घुटनों पर गिर जाता है और शॉक में पूछता है कि क्या वो शाइनिंग मिस्टिसिज्म टेक्निक थी, और अनसोल्ड उसे कंफर्म करता है और कहता है कि ये एक डेंजरस मूव थी। अनसोल्ड सोचता है कि डिफेंसिव शाइनिंग मिस्टिसिज्म टेक्निक में से एक ओनली डेडली मूव को एक फुल फ्लेज्ड अटैक में बदलने के लिए उसे जानबूझकर अपने अपोनेंट्स के बाकी सारे अटैक्स को अपनी तरफ डायरेक्ट करना पड़ा। फनक अपनी हैरानी एक्सप्रेस करता है और कहता है कि उसने टेक्निक को उस तरह से इंटरप्रेट करने का कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर वो अनसोल्ड से पूछता है कि क्या वो बस वहां से चला जाएगा। अनसोल्ड रिप्लाई करता है कि वो उसके रिवेंज का पार्ट नहीं है। फनक इसे इंटरेस्टिंग समझता है। डिमोनिक सेक्ट में अनसोल्ड जैसा कोई इंसान होने के बारे में सोचता है। अनसोल्ड होप करता है कि वो दोबारा एक दूसरे को नहीं मिलेंगे और फिर वहां से चला जाता है। फनक अपनी इंजरीज से कोलैप्स हो जाता है और सडनली उसके पीछे एक और इंसान अपीयर होता है और फनक उसे पूछता है कि क्या वो उसे मारने के लिए आया है। एक मास्क्ड किलिंग डीमन फनक को एड्रेस करता है, ये नोट करते हुए कि वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के किसी के लिए बहुत यूजफुल था और उसकी मौत अनफॉर्चुनेट है। फनक को रियलाइज होता है कि वो जानते थे कि वो शुरू से एक स्पाई है और डीमन उसे कहता है कि वो डेविल्स पैलेस को अंडर एस्टिमेट करता है। फिर वो बाय कहता है और उसे मार देता है। आइलैंड पर और ट्रेनीज में से एक अपनी लाइफ बचाने के लिए पूरी स्पीड से दौड़ रहा था। हम जिन्हा को उसकी बॉडी में घुसे हुए वेपन्स को एक एक करके निकालते हुए देखते हैं। फिर वो हाफते हुए और घायल खड़ी होती है। ओपोनेंट्स का एक ग्रुप उसके सामने अपीयर होता है और उनका लीडर उससे कहता है कि वो अनलकी रही। वो उसे मॉक करता है, पूछता है कि क्या वो सच में सोचती है कि वो स्पेशल हेलिश ब्लड फोर्ट्रेस पॉइजन से पॉइजन होने के बाद बच सकती है, और उसे डूम डिस्क्राइब करता है जब तक उसके पास एक एंटीडोट नहीं है। जिन्हा अपनी लक को कर्स करती है और सोचती है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ हिडन वेपन्स और पॉइजन्स यूज करने वाला एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, और वो सोचती है कि वो अकेले जो कर सकती है उसकी एक लिमिट है। ओपोनेंट्स नोटिस करते हैं कि जिन्हा ने अपनी स्वर्ड अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी है और उससे पूछते हैं कि क्या वो उससे फाइट करने वाली है। लीडर उससे कहता है कि इवन अगर वो टैलेंटेड है, एक राइट हैंडेड स्वॉर्ड्समैन सडनली अपने लेफ्ट हैंड से प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता, और उसे सरेंडर करने की सलाह देता है। फिर वो सब उस पर एक साथ अटैक करना शुरू करते हैं, पर जिन्हा सरप्राइजिंग स्किल के साथ उन्हें फेंड ऑफ करती है, पर उसकी बाजू पर चोट लगती है। उसको रियलाइज होता है कि एक और पॉइजन नीडल ने उसे हिट किया है, और अगर उसे 15 मिनट्स के अंदर एक एंटीडोट नहीं मिला तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। सराउंडेड और घायल वो सरेंडर करने के बारे में सोचने लगती है। सडनली जिन्हा एक छींक सुनती है, क्योंकि उस पर अटैक करने वालों पर एक अननोन पर्सन ने एम्बुश किया है, जो उन्हें एक एक करके फिनिश करता है, जबकि वो चिल्लाकर पूछते हैं कि उन पर कौन अटैक कर रहा है। लास्ट मोमेंट पर अनसोल इंटरवीन करता है और सीओ जिन्हा को स्विफ्ट और डिसाइसिव मूवमेंट से एम्बुश से बचाता है। अनसोल सारे अटैकर्स को फिनिश कर देता है, उनकी बॉडीज जमीन पर बिखरी हुई छोड़ देता है। अनसोल मैसेकर के बीच में खड़ा होता है और जिन्हा कॉशियस होकर पीछे हट जाती है और उससे वेट करने को कहती है, ये अश्योर करते हुए कि उसके लिए कोई इल इंटेंशंस नहीं है। वो अटैकर्स में से एक की बॉडी पर सर्च करती है और एक वायल ढूंढती है और रियलाइज करती है कि वो एंटीडोट है। वो सोचती है कि इस एंटीडोट के साथ वो हेलिश ब्लड फोर्ट्रेस के बाकी बचे मेंबर्स को और इजीली फेस कर पाएगी। जैसे ही अनसोल जाने के लिए मुड़ता है, जिन्हा उसे दोबारा वेट करने को कहती है और वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो उससे कहती है कि उसे पॉइजन दिया गया है और पॉइजन के उसकी बॉडी में फैलने से पहले उसके पास सिर्फ 10 मिनट है। अनसोल ठंडे तरीके से रिप्लाई करता है कि वो गलती पर है
और एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ सबको मारने आया है, उसे भी शामिल करके। वो ऐड करता है कि वो उसे इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि उसे खुद उसे मारने की जरूरत नहीं लगती। जिन्हा एडमिट करती है कि अगर वो उसे छोड़ जाता है तो वो मर जाएगी और एंड में वो उसके लिए बस एक और कॉम्पिटिटर है। एक डेस्परेट अटेम्प्ट में वो उसके साथ काम करने का ऑफर देती है अगर वो उसे एंटीडोट दे देता है। अंसोल उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। जिन्हा एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ 20 लोग बचे हैं और उनके अलावा हर कोई ग्रुप से बिलोंग करता है। वो कहती है कि वो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, वो उन सबको अकेले फेस नहीं कर पाएगा। वो ऐड करती है कि अगर वो उसके साथ काम करती है तो वो उनकी मार्शल आर्ट्स के बारे में माइन इंफॉर्मेशन दे सकती है और वो कसम खाती है कि अगर वो उसकी लाइफ बचाता है तो वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। अंसोल उसके ऑफर को कंसिडर करता है। जो उसने उसके बारे में अब तक देखा है उसके बेस पर वो कंक्लूड करता है कि उसकी प्राइड और इंडिपेंडेंट बिहेवियर के बावजूद वो धोखा या बिट्रेयल का सहारा लेने वाली टाइप नहीं लगती। वो एग्रीमेंट की टर्म्स के बारे में पूछता है और वो सजेस्ट करती है कि वो तब तक एक साथ काम करें जब तक उन दोनों के अलावा कोई ना बचे और वो एक दूसरे को धोखा ना देने की कसम खाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद अंसोल एंटीडोट उसकी तरफ फेंकता है और वो उसे थैंक्स करती है। सडनली अंसोल एक स्ट्रेंज आवाज सुनता है और सोचता है कि क्या एक और रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्रिएट हो गया है। वो जिन्हा को कहता है कि उन्हें यहां से जाना होगा और वो रिप्लाई करती है कि उसे नहीं लगता कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। अंसोल उसे सोचने के लिए कहता है, एक्सप्लेन करता है कि आइलैंड के मोस्ट पार्ट्स ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं और अब एक नए रिस्ट्रिक्टेड एरिया का अपीयर होना मोस्ट लाइकली इसका मतलब है कि बाकी कंटेस्टेंट्स यहां आएंगे। इंडीड ट्रेनीज के दूसरे ग्रुप्स अपीयर होना शुरू करते हैं और वो उन्हें सराउंड करना शुरू कर देते हैं और अंसोल को रियलाइज होता है कि अब एस्केप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। न्यू कमर्स में से एक अंसोल का अटेंशन कैच करता है और उसे फील होता है कि ये आदमी दूसरों से अलग है। ट्रेनीज में से एक सजेस्ट करता है कि सब एग्री करें कि अंसोल और जिन्हा को पहले मारें। दूसरा उन्हें आइडेंटिफाई करता है, वो अंसोल हु लर्न द वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ और सीओ जिन्हा जिसे उसकी स्वॉर्ड में स्किल्स और दूसरे ट्रेनीज के बारे में उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपोजिंग ग्रुप का लीडर सोचता है कि अब वो अंसोल और सीओ जिन्हा के बारे में जानते हैं और वो सोच रहा था कि उन्होंने एक टीम क्यों नहीं बनाई और वो गेस करता है कि वो अब एक साथ काम कर रहे हैं। अंसोल उस एंटीडोट पाउडर की वायल को याद करता है जो उसे मिली थी और वो अंसोल को कहती है कि वो हेलिश ब्लड फोर्ट्रेस का पॉइजन यूज करेगी और इससे उन्हें एक चांस मिलेगा। जिन्हा पाउडर को हवा में फेंकती है और अपोनेंट्स पैनिक कर जाते हैं ये बिलीव करते हुए कि ये हेलिश ब्लड फोर्ट्रेस का पॉइजन है। अंसोल और जिन्हा इस अपॉर्चुनिटी को एस्केप करने के लिए यूज करते हैं। ओपोनेंट्स में से एक को रियलाइज होता है कि पाउडर पॉइजनस नहीं है और उन्हें धोखा दिया गया है और लीडर उन्हें उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। जिन्हा सोचती है कि पाउडर एक मोटा धुआं क्रिएट करता है जो आंखों को धोखा देने के लिए अच्छा है। जिन्हा सोचती है कि ओपन एरिया उनके फायदे में नहीं है और उन्हें रॉकी फॉर्मेशंस की तरफ जाना चाहिए जहां कई छोटी केव्स हैं। अंसोल उससे पूछता है कि क्या वो वही सोच रही है जो वो सोच रहा है और वो रिप्लाई करती है कि उन्हें लड़ने के लिए एक केव ढूंढनी होगी और अंसोल एक सिलेक्ट करता है। वो उसे एक ऐसी केव में ले जाता है जिसका एंट्रेंस नैरो और पैसेज लंबा है। जिन्हा अमेज्ड है कि उसने ये सब प्लान कर लिया था और उसे ये बिलीव करना मुश्किल लगता है कि उसने अभी अभी वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा है और वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में सोचती है। वो रॉकी एरिया की तरफ पूरी स्पीड से निकलते हैं और जब वो पहुंचते हैं जिन्हा एक स्ट्रेंज फॉग नोटिस करती है जो पहले वहां नहीं थी और अंसोल उससे एग्री करता है कि कुछ स्ट्रेंज है। फॉग के बीच में से एक किलिंग डीमन अपीयर होता है। जिन्हा शॉक्ड होकर रियलाइज करती है कि वो किलिंग डीमंस हैं और ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। अनसोल्ड नोटिस करता है कि डीमंस बस सिचुएशन को देख रहे हैं और वो कंक्लूड करता है कि इंस्ट्रक्टर्स ने जानबूझकर इस जगह को रेस्ट्रिक्टेड एरिया चूज किया क्योंकि वो इसकी तरफ जा रहे थे। जिन्हा पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और अनसोल्ड रिप्लाई करता है कि जब तक वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते डीमंस उन पर अटैक नहीं करेंगे। अनसोल्ड ऐड करता है कि अगर उन्हें फाइट करनी ही है तो ये सबसे खराब जगह नहीं है। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पीछे अपनी पीठ के साथ खड़े होते हैं तो ये एक केव में दीवार से अपनी पीठ के साथ लड़ने से अलग नहीं होगा।
जिन्हा उससे अग्री करती है और कहती है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है और वो फाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं। उस मोमेंट पर वो ग्रुप जो उनका पीछा कर रहा था वो पहुंचता है और उनका लीडर उनसे सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या वो भागकर थक गए हैं। दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं जबकि किलिंग डीमंस पीछे से देख रहे हैं। ट्रेनीज में से एक कंप्लेन करता है कि अनसोल्ड और जिन्हा उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और टाइम वेस्ट ना करने का डिसाइड करता है और दूसरों को उन पर एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।